हेलो दोस्तों, चलिए तो हम यहाँ पे आपका जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS22 जो जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑफ इनकम, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप देख ही रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम काफ़ी सारे वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑडिट हो गया, आपका टैक्स हो गया, अकाउंट हो गया। इसमें अगर कहीं पे कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि ये AS22 जो है वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज मिला कि सर AS22 में दिक्कत आ रही है, तो आप ये पहले प्रोवाइड कर दीजिए। तो देख लीजिए, आपके सामने ये वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियोज़ तो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वेट ना करें। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि अकाउंट का बात करें, ऑडिटिंग में कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में बता सकते हैं, तो उसपे मैं स्पेसिफिकली वीडियो पहले अपलोड कर दूँगा। ठीक है? बाकी तो फिर हमारे जो टाइम टेबल के हिसाब से जो वीडियो अपलोड होते हैं, वो तो होते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, तो उसका वीडियो पहले प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप इसका जो है यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है? तो ये लीजिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका यहाँ पे हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैंने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया है, इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जैसे ही वीडियो कंप्लीट होते ही आपका पूरे का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 100% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 22 में हम क्या करेंगे, आईसीएम मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? प्लस मैंने आपके लिए यहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है, वो भी यहाँ पे डाल दिए। मतलब कि कहीं न कहीं आप समझिए कि वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो ज़रूर हो सकता है, लेकिन वीडियो कंप्लीट होते ही 100% आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है जैसे वीडियो कंप्लीट होता है, दूसरे स्टैंडर्ड पे आप स्विच ऑन कर सकते हैं। एएस 22 तो आपका 100% कंप्लीट हो गया, क्योंकि आरटीपी, एमटीपी, आईसीएम मॉड्यूल हर एक चीज़ कवर हो जाती है यहाँ पे। तो ये जैसे ही लेक्चर खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म और प्रैक्टिस भी खत्म। ठीक है? मतलब कि आप इसके बाद जो है डायरेक्टली कहीं और मतलब कि कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आराम से स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है। बस इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ-साथ, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 खत्म। ठीक है? स्पीड आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। ठीक है? मैं आपको अपनी नॉर्मल स्पीड में एडजस्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो। आपको फिर जैसे लगता है वैसे एडजस्ट करिए। ठीक है? आपको ऊपर सेटिंग दे रखा है, तो स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पे ले जाऊँ कि सर हम यहाँ पे एफएम या फिर आप कहें एफएम कहें या फिर कॉस्ट अकाउंट, ये आपके सब्जेक्ट है इंटर के। ठीक है? और इवन 12th में भी आप पढ़ के आते हैं, 12th फाउंडेशन में एक चीज़ पढ़ के आते हैं, क्या? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जैसे कि मैं याद कराऊँ, तो सर यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो इसे हमें मिलता है ईबीआईटी, जिसे हम शॉर्ट में प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है? प्रॉफिट मतलब कि ईबीआईटी। ठीक है? इसमें से हम माइनस करते थे इंटरेस्ट। ठीक है? तो हमें मिलता था सर ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस कर देते थे, तो हमें ईएटी मिलता था। ये इसे हम जो है क्या कहते थे सर, इनकम स्टेटमेंट। ये बेसिकली एफएम में तो हम पढ़ते ही, एफएम में आप स्पेसिफिकली बात करूँ तो पूरे एफएम में ये इनकम स्टेटमेंट हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक चैप्टर की बात करूँ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, जहाँ पे आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में सबसे ज़्यादा ये स्टेटमेंट यूज़ होता है। बाकी ये स्टेटमेंट तो ऑल ओवर आपके पास में एफएम में यूज़ होता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने पॉइंट बता दिया कि आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, जहाँ पे मेनली यूज़ होता है। ठीक है? कॉस्ट में भी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह में यूज़ होता है, चैप्टर जो है मार्जिनल कॉस्टिंग वहाँ पे यूज़ होता है, और इवन 12th में भी हम पढ़ के आते हैं। ठीक है? 12th फाउंडेशन बीकॉम कहीं पे भी हम ये चीज़ पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है? जहाँ पे फाइनेंस आएगा, वहाँ पे ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। ठीक है? बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का एक फॉर्मेट बनाया गया है। हालाँकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ चेंजेस करे गए, और चेंजेस के हिसाब से हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया गया है। इस फॉर्मेट को हमें याद रखना होगा। इस फॉर्मेट को हमें क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मेट को हमें यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है? तो क्या ही ये फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेट सबसे पहले यहाँ पे देखिए। यहाँ पे एफएम के अंदर मैं मतलब कि नॉर्मल जो है ये आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपको पता है नहीं पता है ठीक है, सुन लीजिए एक बार। ठीक है? यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, यहाँ से डायरेक्ट बात करेंगे प्रॉफिट से। एएस 22 में हम यहाँ से बात करते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह में चले जाते हैं, सेल्स वगैरह तो आपको पता ही है, सेल वगैरह हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तो वो बात ठीक है। लेकिन एएस 22 डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होगा प्रॉफिट से, क्योंकि जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं वो डायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैलकुलेशन हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा सिंपल एएस है इसलिए। ठीक है? प्रॉफिट आपको जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉफिट में से हम यहाँ पे क्या माइनस करते हैं, ये फाइनेंशियल का पार्ट है सर। फाइनेंशियल का पार्ट मतलब कि इंटरेस्ट वगैरह फाइनेंशियल आइटम है। लेकिन अगर हम एएस की बात करें, मतलब कि ये तो अकाउंट है,
और अकाउंट की बात करें तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पे मेन पार्ट नहीं होता, हमारा पार्ट होता है डेप्रिसिएशन वगैरह चीज़ें, ठीक है? तो ऑलवेज़ ध्यान रखिए हमारा जो है सबसे पहले प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, हम यहाँ पे भी प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट प्रॉफिट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है? ये S22 का ये स्टेटमेंट है, ठीक है? ये स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट का है, फॉर्मेट का है, इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसलिए ये फॉर्मेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहीं पे लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तो प्रॉफिट आपके सामने है, प्रॉफिट हम सबसे पहले लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें कॉपी पेस्ट यहाँ पे अमाउंट करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 5 लाख प्रॉफिट गिवन है, तो 5 लाख हमने लिख दिया, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, ठीक है? हमें क्या माइनस करना है सर, डेप्रिसिएशन, लेकिन ध्यान रहे सर डेप्रिसिएशन एज़ पर बुक माइनस करिएगा, ठीक है? 2 तरीके से एक डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, एक डेप्रिसिएशन एज़ पर बुक या फिर अकाउंट एज़ तरीके से वर्ड गिवन होगा, डेप्रिसिएशन एज़ पर अकाउंट या फिर बुक, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन एज़ पर अकाउंट गिवन होगा और दूसरा डेप्रिसिएशन एज़ पर इनकम टैक्स गिवन होगा, तो हमें यहाँ पे माइनस कौन-सा करना है सर, डेप्रिसिएशन एज़ पर बुक या फिर अकाउंट जो भी वर्ड होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लाख गिवन है, तो 2 लाख हम माइनस कर देंगे, ठीक है? 2 लाख हम माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया सर, 3 लाख। ये 3 लाख को हम क्या कहेंगे सर, 3 लाख को हम कहेंगे पीएडी, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 3 लाख को हम कहेंगे। जिसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं और आपके पास में आंसर आ गया है सर नेट अमाउंट, ठीक है? नेट प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। अब ध्यान रहे सर AS22 में ये बड़ी बात नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं कहीं न कहीं। तो AS22 में करना क्या है सर, हमें 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। 2 टॉपिक मतलब कि सर टैक्स के 2 तरीके के पार्ट यहाँ पे बना के दिए गए हैं और ये 2 टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरे का पूरा एएस बना दिया गया है। ठीक है? 2 टॉपिक क्या है? तो कहते हैं सर कि टैक्स यहाँ पे माइनस करेंगे वो ठीक है, लेकिन टैक्स को आपको 2 तरीके से बाँटना होगा। 2 तरीके के टैक्स हैं यहाँ पे, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ये 2 टॉपिक समझ लेने के बाद पूरे का पूरा एएस22 खत्म। ठीक है? एएस22 खत्म। 2 टॉपिक को पढ़ने के बाद एएस22 खत्म, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही गिवन होगी। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, डेप्रिसिएशन एज़ पर अकाउंटिंग या फिर बुक क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। डायरेक्ट माइनस करके अमाउंट निकाल लेंगे। टैक्स भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको बाइफरकेशन इस तरीके से करके दिखाने का है और काम खत्म, और एएस22 भी खत्म। तो जल्दी से ये 2 टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि सर आपने कहा टैक्स 2 तरीके के होते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो ये बाइफरकेशन जो हमें दिखाना है, ये दोनों का सबसे पहले मतलब समझाइए, उसे एक क्वेश्चन के साथ समझाइए। तो हम एक नहीं कभी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है करंट टैक्स और क्या है डेफर्ड टैक्स। तो सबसे पहले तो सर आपने कहा कि टैक्स एक्सपेंस मतलब कि जो टैक्स हम लिखते हैं, उसमें 2 बाइफरकेशन करना है, मतलब कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ठीक है? कि मतलब कि टैक्स इज़ इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। ठीक है? करंट टैक्स का मतलब क्या है सर? तो यहाँ पे जितना हाइलाइटेड है उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाएँगे। करंट टैक्स का मतलब है सर कि वो अमाउंट है, वो अमाउंट ऑफ टैक्स है, वो अमाउंट ऑफ टैक्स है जो इनकम टैक्स अलाउ करता है। मतलब कि अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट एज़ पर इनकम टैक्स। ठीक है? करंट टैक्स का मतलब होता है अमाउंट एज़ पर इनकम टैक्स। जबकि डेफर्ड टैक्स का मतलब होता है कि अमाउंट एज़ पर इनकम टैक्स और अमाउंट एज़ पर अकाउंटिंग टैक्स का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले, फिर मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन आपके पास में डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, आईटी, एंड अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग टैक्स, ठीक है? अकाउंट के टैक्स के हिसाब से अमाउंट निकालिए और इनकम टैक्स के हिसाब से अमाउंट निकालिए। उसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हम क्या कहते हैं सर, डेफर्ड टैक्स, ठीक है? अब इसे क्वेश्चन के साथ समझेंगे और हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैं समझा दूँ, यहाँ पे हमारे पास में जगह है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि कोई कंपनी है, ठीक है? कोई कंपनी है और कंपनी का प्रॉफ़िट हमें क्वेश्चन में ऑलवेज़ गिवन होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं गिवन दे रहा हूँ, प्रॉफ़िट हमारे पास में मान लीजिए 5 लाख, 5 लाख रुपीज़ कंपनी का प्रॉफ़िट है, ठीक है? 5 लाख रुपए प्रॉफ़िट है कंपनी का, ओके। अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको गिवन होगी। एक कहता है कि सर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन मैं कह रहा हूँ सर एज़ पर अकाउंटिंग जो है वो 2 लाख है, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ सर एज़ पर इनकम टैक्स आईटी, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आईटी जो है वो 3 लाख है, ठीक है? कहता है कि सर हमें पूरे का पूरा स्टेटमेंट क्रिएट करके दे दीजिए, स्टेटमेंट बना के दे दीजिए, कितना अमाउंट किसका बनेगा, ठीक है? इनकम टैक्स के हिसाब से भी बताइए, अकाउंटिंग के हिसाब से भी बताइए। अब देखिए सिंपल तरीके से समझिए कि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हम अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के रूल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, आप तो वैसे पढ़ते ही है, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। डेप्रिसिएशन का ही एग्ज़ाम्पल दूँगा कि सर अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं सर? हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के हिसाब से इंडिविजुअल असेट। अकाउंट में हम इंडिविजुअल असेट को डेप्रिशिएट करते हैं एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से।
जबकि वही बात मैं अगर इनकम टैक्स के हिसाब से करूँ, तो इनकम टैक्स को कहता है कि सर नहीं, ना जी सर, अकाउंट के हिसाब से हम नहीं चलते। हमारा नियम ये है कि हम तो ब्लॉक ऑफ असेट बनाते हैं और उसमें जो अमाउंट है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन देते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है? ये दोनों डिफरेंस आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि अकाउंट में हम जो है इंडिविजुअल असेट लेते हैं, जबकि इनकम टैक्स के अपने खुद के नियम हैं, ठीक है? अकाउंट के खुद के नियम हैं और इनकम टैक्स के खुद के नियम हैं, ठीक है? तो इनकम टैक्स क्या कहता है, हम तो ब्लॉक ऑफ असेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगा वो अलाउ करेंगे और बाकी का जो अमाउंट प्रॉफिट बचा, उस पे हमें टैक्स दीजिए। जबकि अकाउंट क्या कहता है सर, अकाउंट तो हमें कहता है कि एसएलएम डब्ल्यूडीवी के हिसाब से इंडिविजुअली हम कैलकुलेट करेंगे और बाकी की जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा अकाउंटिंग के हिसाब से। मतलब कि दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सर एक एग्जांपल और लेता हूँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमने करा है, तो सर अकाउंट क्या कहता है, कोई भी एक्सपेंस करते हो जो अलाउएबल एक्सपेंस है, मतलब कि आपने जो फर्म के लिए जो भी खर्चे करे, अलाउएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डालिए पीएनएल में और प्रॉफिट को कम कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 रुपए था, 50,000 रुपीज़। तो अकाउंट क्या कहेगा सर, प्रॉफिट हमारा कितना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट हमारा है 5 लाख, तो माइनस कर दीजिए 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 माइनस करिए, जो अमाउंट बचेगा उस पे टैक्स पे कर देना। ये अकाउंट कहता है। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो आपको एक प्रोविज़न याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5 साल में अलाउ होता है। मतलब कि जितना भी खर्चा किया है वो अलाउ होगा, लेकिन 5 साल में इक्वली, ठीक है? मतलब कि वो इनकम टैक्स क्या करता है, 50,000 डिवाइड बाय 5 करेगा, मतलब कि 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, इस तरीके से हर साल अलाउ होगा। मतलब कि इनकम टैक्स एक साथ 50,000 अलाउ नहीं करेगा। ठीक है? तो दोनों में डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन अलग-अलग है, तो हर साल की कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों का प्रॉफ़िट डिफरेंट बनता है और टैक्स पेमेंट डिफरेंट बनता है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैंने लिया यहाँ पे देखिए। कहता है कि सर हमारे पास में अगर अकाउंटिंग के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँ, अकाउंटिंग के हिसाब से अगर मुझे अमाउंट निकालनी हो कि हमारा टैक्स कितना बनता है, तो अकाउंट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सर प्रॉफ़िट तो 5 लाख ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे वो इनकम टैक्स की बात करें, अकाउंट की बात करें, प्रॉफ़िट तो जितना कमाए वही रहेगा। बात यहाँ पे डिफरेंस होता है एक्सपेंस की, ठीक है? डेप्रिसिएशन की। तो कहता है सर डेप्रिसिएशन की क्या बात करें तो 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, 2 लाख माइनस करिए, ठीक है? 2 लाख रुपए हमने माइनस करे, अकाउंट के हिसाब से यही कहता है, ठीक है? अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे ये कहता है, तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 3 लाख, ठीक है? 3 लाख रुपए, ओके? और कहता है कि इस पे हमें टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में टैक्स रेट तो गिवन ही होगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30% टैक्स रेट है। तो इस पे टैक्स पे करेंगे, तो इसका 30% करिए, इसका 30% कितना आ रहा है? हमें यहाँ पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 3 लाख इंटू 30%, तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगा, ठीक है? 90,000 लीजिए, टैक्स हमें 90,000 पे करना है एज़ पर अकाउंट, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूँ सर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा? इनकम टैक्स तो कहेगा कि सर आपका 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं हमें। कहता है सर कि हमारे पास में तो हम यहाँ पे 3 लाख अलाउ करेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया है और आपको डेप्रिसिएशन इस साल कितना अलाउ है, 3 लाख। ठीक है? 3 लाख रुपीज़ आपके पास में अलाउ है। तो 3 लाख रुपए आज आप ले जाइए, डेप्रिसिएशन के हिसाब से खर्चा दिखाइए, ठीक है? और ये कैलकुलेशन हमें यहाँ पे नहीं करनी होती है, कैलकुलेशन हमें यहाँ पे नहीं करनी होती क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो इनकम टैक्स का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है? इनकम टैक्स में आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली जैसे मैंने क्वेश्चन गिवन है, वैसे ही गिवन होगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करके। तो हमें यहाँ पे 3 लाख कैसे आए, वो कैलकुलेट नहीं करना है, राइट? तो 3 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। तो 3 लाख रुपए हमने माइनस करा तो इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना बनता है सर, 2 लाख रुपए, और 2 लाख का 30% पे करना है। 30% करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 2 लाख का 30% पे करेंगे तो 60,000 आ रहा है। मतलब कि हमें इनकम टैक्स के हिसाब से 60,000 ही पे करना पड़ा। मतलब कि अकाउंट के हिसाब से चले तो 90,000 पे करना है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से चले तो 60,000 पे करना है। ठीक है? तो यहाँ पे कहता है सर, एक यहाँ पे रूल देख लीजिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? एएस 22 क्या कहता है? एएस 22 कहता है कि सबसे पहले फॉर्मेट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँ, जो फॉर्मेट मैंने पढ़ा है, वो फॉर्मेट पूरे चैप्टर में चलेगा। फॉर्मेट लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ। एएस 22 के हिसाब से फॉर्मेट लिखते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने स्टेटमेंट पूछा है, तो स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट हमारा क्या है सर? प्रॉफिट है, ठीक है? प्रॉफिट लिखिए सबसे पहले, इसमें से माइनस करिए डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑलवेज़ एज़ पर बुक लिखिएगा, ठीक है? एज़ पर बुक यहाँ पे माइनस करिएगा और माइनस करने के बाद यहाँ पे टैक्स माइनस करिएगा। टैक्स में 2 चीज़ें होती है, एक करंट टैक्स और दूसरा होता है डेफर टैक्स, ठीक है? ये माइनस करने के बाद आपका स्टेटमेंट खत्म, जो भी आंसर आया वो मेन आपका आंसर आ गया, काम खत्म, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते थे। सर यहाँ पे एज 22 के हिसाब से प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लिख लीजिए, लीजिए 5 लाख रुपए लिख लिया, काम खत्म, ठीक है? 5 लाख रुपए लिख लिया, काम खत्म। डेप्रिसिएशन जो है वो एज़ पर अकाउंट लेना होता है, बुक या फिर अकाउंट शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपए वो भी क्वेश्चन में गिवन है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है? सर अगर ये सब कुछ गिवन है तो ये 2 कैलकुलेशन क्यों की? अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। टैक्स जो है वो हमें यहाँ पे लेना है। टैक्स तो 30% है लेकिन यहाँ पे तो हमें बाइफरकेट करके दिखाना है कि करंट टैक्स कितना है और डेफर्ड टैक्स कितना है। इसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके लिए ये 2 चीज़ की कैलकुलेशन हमने करी। अब समझ में आ रहा है? ये हमारी वर्किंग नोट है। ऑलवेज़ वर्किंग नोट में हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि अकाउंट के हिसाब से इतना टैक्स बन रहा है और इनकम टैक्स के हिसाब से इतना टैक्स बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? तो मैंने अब यहाँ पे जो पढ़ा है अब वो याद करिए। सर करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? सर करंट टैक्स का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स बन रहा है। करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? सर इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो बन रहा है टैक्स वो हमारा करंट टैक्स है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो ऑलरेडी अभी कैलकुलेशन करा 60,000, तो 60,000 करंट टैक्स है तो ये तो डायरेक्टली हमें पता है, ये लीजिए 60,000 लिख लिया। काम खत्म, काम खत्म। लेकिन डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या है? सर डेफर्ड टैक्स का मतलब मैंने आपको याद करिए समझाया था। डेफर्ड टैक्स का मतलब है कि सर अकाउंटिंग का टैक्स और इनकम टैक्स का जो टैक्स बनता है, दोनों का जो टैक्स बनता है उसका डिफरेंस मतलब कि डेफर्ड टैक्स। अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स निकला और अकाउंट के हिसाब से और सॉरी इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स निकला। अकाउंट के हिसाब से जो टैक्स और इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स निकला उसका डिफरेंस बताइए। उसका डिफरेंस कितना है? 90,000 माइनस 60,000 मतलब कि ये आपका 30,000 है। ये 30,000 जो है वो आपका क्या है सर? डेफर्ड टैक्स। इसे हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। इसे हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। ठीक है? तो ये डेफर्ड टैक्स आपके पास में निकल के आ गया, बस निकल दिया और कैलकुलेशन पूरी कर दीजिए। 30,000 ये माइनस कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ माइनस कर देंगे। तो बताइए 5 लाख में से ये 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना आ गया? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 2 लाख आ गया। 2 लाख में से ये चीज़ माइनस कर दीजिए। 60,000 माइनस करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे तो 90,000 हो गया। 2 लाख माइनस 90,000, ये आपका 1,10,000 आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? मतलब कि नेट प्रॉफिट। लीजिए इतना काम करना होता है। पूरे का पूरा यहाँ पे चैप्टर खत्म, बस 1-2 टॉपिक और पढ़ाने हैं और पूरा का पूरा AS22 खत्म। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? इसका शॉर्टकट, ये 2 चीज़ के बिना निकाले बिना ही मैं डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकता हूँ। पूछिए कैसे? बहुत ज़्यादा सिंपल। सर ये जो अमाउंट है वो तो आपने क्वेश्चन से ही निकाल लिया। 5 लाख रुपए गिवन था, 2 लाख रुपए गिवन था, माइनस करके आपने निकाल लिया अमाउंट। यहाँ पे कितना था? ये 2 लाख था, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन, ये आपका 2 लाख रुपए सही से लिख लेता हूँ, ये 3 लाख आंसर आएगा। ठीक है? यहाँ पे फिर से एक बार कैलकुलेशन, ये 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है एज़ पर अकाउंट, ये माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 लाख रुपए आएगा। ठीक है? जिसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे 90,000, तो 3 लाख माइनस 90,000 मतलब कि 2,10,000, ये सही अमाउंट, नेट अमाउंट है 2,10,000। क्लियर? 2,10,000। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा था, मैं यहाँ पे कह रहा था कि सर 3 लाख रुपए जो हमारा अमाउंट आया वो तो आपने क्वेश्चन से ही निकाल लिया। इसके लिए आपको अलग से वर्किंग नोट बनानी पड़ी। वर्किंग नोट बनानी पड़ी ना। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आप ये वर्किंग नोट के बिना ही डायरेक्ट आंसर कितना आएगा वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं बड़े आराम से। ये 2 लाख जो 10,000 आपको दिख रहा है, 2,10,000 जो दिख रहा है, वो बड़े आराम से निकाल पाएँगे। ठीक है? 3 लाख में से आपका 2,10,000 आंसर आएगा, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेशन के बिना। ये 60,000, 30,000 के लिए कितनी वर्किंग नोट करनी पड़ी? ये 2 वर्किंग नोट। लेकिन इसके बिना ही आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल। देखिए, ये ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि ये दोनों का टोटल होता है आपका टैक्स रेट। ये जो टैक्स रेट ये आपने दोनों का टोटल है, वो टैक्स रेट ही होता है ऑलवेज़। मतलब कि क्वेश्चन में भी बताइए कितना टैक्स रेट है? सर 30% टैक्स रेट है। तो कीजिए ज़रा, 3 लाख का 30% करिए। 3 लाख का 30% करेंगे तो सर 90,000 आएगा। इन दोनों का टोटल करिए, 90,000 आएगा। ये दोनों का टोटल करिए, 60,000 प्लस 30,000, वो भी 90,000 ही आएगा। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि सर ये कैलकुलेशन की वर्किंग, ये जो वर्किंग नोट हमने बनाई, इसको करे बिना ही मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे सर? 3 लाख का जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, उसमें से मैं 30% डायरेक्ट माइनस कर दूँगा। कैलकुलेटर लिया मैंने, 3 लाख माइनस 30%, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2,10,000। देख लीजिए। ये शॉर्टकट है लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन तो ये दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट की, ठीक है? लेकिन मैं क्रॉस आंसर वेरिफिकेशन के लिए ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि ऑलवेज़ ऐसा ही होगा कि आपको जो है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिल गया, डायरेक्ट टैक्स रेट माइनस कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा और फिर कैलकुलेशन करके सेट कर दीजिएगा अच्छे से, काम खत्म। ठीक है? तो आइए, अब यहाँ पे 2-3 टॉपिक और पढ़ाने हैं, वो मैं बाद में पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊँगा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि सर डेप्रिसिएशन, कोई रामा लिमिटेड है, ठीक है? रामा लिमिटेड है और कहता है कि सर इनके डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन जो हमारे अकाउंट के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन कितना दिखा रहे हैं? 2 लाख, और इनकम टैक्स के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन कितना दिखा रहे हैं? 5 लाख। कहते हैं कि कोई अनअमorटाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी है एज़ पर टैक्स, वो 30,000 है और आपको यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज़ एडेक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंट, हाउ मच नेट डेफर्ड टैक्स, नेट डेफर्ड टैक्स आपको पूछा गया है। तो डेफर्ड टैक्स
आपको असेट और लायबिलिटी ये क्या है मैं अभी समझाऊँगा। तो नेट डेफर्ड टैक्स आपको बताना है, टैक्स रेट जो है वो 50% है, ठीक है? टैक्स रेट जो है वो 50% है, कैलकुलेट करिए। अब देखिए, वर्ड आया ही है तो समझा देता हूँ सर, नेट डेफर्ड टैक्स, असेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, यहीं पे मैं समझाऊँगा, ये क्वेश्चन पे ही। देखिए, जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको याद करने के लिए बता दूँ, आप भी लिख लीजिएगा इस चीज़ को, कि जब हम बात करते हैं सर अकाउंट की, सर हम जब बात करते हैं अकाउंट की, तो इसे हम मानेंगे कि ये हम है, ठीक है? और जब हम बात करते हैं सर आईटी की, इनकम टैक्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन, इनकम टैक्स को हम गवर्नमेंट मानेंगे, ठीक है? इनकम टैक्स को हम गवर्नमेंट मतलब कि अकाउंटिंग को हम मानेंगे और इनकम टैक्स को हम गवर्नमेंट मानेंगे। अब ध्यान दीजिए, अकाउंट के हिसाब से हमारा टैक्स कितना बन रहा है सर? अकाउंट के हिसाब से हमारा टैक्स जो है हमारे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से 90,000 बन रहा था। लेकिन गवर्नमेंट की कैलकुलेशन मतलब कि इनकम टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है? 60,000 बन रहा था, ठीक है? मतलब कि हमारे हिसाब से तो 90,000 बन रहा था और गवर्नमेंट के हिसाब से 60,000 बन रहा है, ठीक है? मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट तो जितना माँगेगा उतना ही देंगे। गवर्नमेंट कितना माँग रहा है? 60,000, लेकिन हमारी कैलकुलेशन से हिसाब से हमें देना कितना पन बन रहा है? हमें देना बन रहा है 90,000, ठीक है? गवर्नमेंट कितना कह रहा है? 60,000 दे दो, बस। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप समझिए कि यहाँ पे एक चीज़ ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि अगर हमारा हमारा जो टैक्स रेट है, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा है, मतलब कि हम गवर्नमेंट को कम टैक्स पे कर रहे हैं। आप समझिए कि गवर्नमेंट को हमने कितना पे किया 60,000, लेकिन हमारे हिसाब से पे कितना करना था 90,000, मतलब कि हमने 30,000 जो है टैक्स कम पे किया। अगर गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करते हैं तो जो भी अमाउंट का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं, डिफरेंस जो है होता है 30,000 यहाँ पे, उस डिफरेंस को हम कहते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट को अगर हम कम टैक्स पे करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है कि हमें एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है वो पे करना होगा फ्यूचर में। ठीक है? मतलब कि यहाँ पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से ये जो 30,000 आया था वो क्या है सर? वो डेफर्ड टैक्स तो है लेकिन असेट है या फिर लायबिलिटी? वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स कम है। यहीं पे अगर मैं कहूँ कि सर अकाउंट का मान लीजिए, अकाउंट का टैक्स जो है अकाउंट के हिसाब से टैक्स निकल के आता 30,000, ठीक है? और वही इनकम टैक्स के हिसाब से अगर टैक्स निकल के आता फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? अकाउंट का मतलब कि हम है, ठीक है? ये हम है और इनकम टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट माँग कितना रहा है? 40,000, हमें हमारे हिसाब से हम कितना दे रहे हैं सर? 30,000, मतलब कि गवर्नमेंट हमसे कितना ज़्यादा माँग रहा है कि कम माँग रहा है? सर गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा माँग रहा है। कितना ज़्यादा माँग रहा है? उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? उस डिफरेंस को हम डिफर्ड टैक्स कहते हैं। ये डिफरेंस कितना है? 10,000, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? डिफर्ड टैक्स। अब ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या फिर एसेट? तो उसके लिए हमें सिंपली हमारा लॉजिक यूज़ करना है कि भाई अगर गवर्नमेंट को कम टैक्स पे हो रहा है, ठीक है? तो उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असेट कहेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट को कम पे हो रहा है या फिर ज़्यादा? तो सर हमारी कंपैरिज़न में तो ज़्यादा टैक्स पे हो रहा है, ज़्यादा टैक्स पे हो रहा है मतलब कि ये डिफर्ड टैक्स असेट है। ये डिफर्ड टैक्स असेट है। ठीक है? तो बड़ा ही कितना सिंपल सा लॉजिक है कि गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा टैक्स पे हो रहा है, तो हमारा वो एसेट बन जाएगा और गवर्नमेंट को हमारी कंपैरिज़न में कम टैक्स पे हो रहा है, तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा? इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि सर डेप्रिसिएशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं और एक एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि डिफर्ड टैक्स एसेट है या फिर लायबिलिटी, ये हमें निकाल के दे दीजिए इसका अमाउंट, काम खत्म। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आइए कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है वो डायरेक्ट समझाता हूँ। देखिए, या फिर डायरेक्ट ही समझा देता हूँ, वैसे भी समझ आ जाएगा। देखिए, डेप्रिसिएशन जो है एज़ पर अकाउंट, मतलब कि अकाउंट के हिसाब से, मतलब कि अकाउंट मतलब कि कौन? हम हैं, ठीक है? अकाउंट मतलब कि हम हैं और इनकम टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट है। अब देखिए, एक चीज़ तो हमें समझ में आ जाएगी इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में हमने लिया तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ समझ में आती है, क्या चीज़? कि अगर हम एक्सपेंस को कम दिखाते हैं तो हमारा इनकम जो है वो ज़्यादा बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अकाउंट के हिसाब से 2 लाख एक्सपेंस था और इनकम टैक्स के हिसाब से 3 लाख था। जितना एक्सपेंस ज़्यादा दिखाओगे आपकी इनकम कम बनेगी, क्योंकि आप सीधी-सी बात है कि जितना एक्सपेंस ज़्यादा बताओगे, प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अकाउंट में 2 लाख प्रॉफिट दिखा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा बन गया। सॉरी, 2 लाख रुपए हमने एक्सपेंस दिखाया तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख, और हमने 30% माइनस किया टैक्स रेट, तो टैक्स रेट हमें ज़्यादा पे करना पड़ा क्योंकि 3 लाख रुपए प्रॉफिट था। वहीं पे इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स कह रहा था कि 3 लाख रुपीज़ एक्सपेंस दिखाओ, तो ये एक्सपेंस ज़्यादा दिखा है तो प्रॉफिट कम हो गया और प्रॉफिट कम हो गया तो 30% माइनस किया, तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो सीधा रिलेशन कहूँ, इन शॉर्ट बात करूँ, तो शॉर्ट में हम बात करें तो सीधा-सी बात हमें समझ में आती है सर, कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएँगे तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा।
एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएँगे, एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएँगे तो टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा, टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस कम दिखाएँगे तो टैक्स हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है? ये समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये बता रहा है सर कि हम जो है हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है 2 लाख रुपए और इनकम टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन कितना अलाउ है 5 लाख रुपए। अब मुझे आप बताइएगा कि टैक्स रेट किसमें ज़्यादा मतलब कि टैक्स किसमें ज़्यादा बनेगा? टैक्स किसमें ज़्यादा बनेगा? सर टैक्स उसमें ज़्यादा बनेगा जहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होगा। क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमारा फर्म का जो है प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, ठीक है? मान लीजिए फर्म का जो है प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे अगर बात करें 10 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए हमारा अकाउंटिंग है। 2 लाख रुपए हमारा क्या है सर अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 8 लाख रुपए बन गया। 8 लाख रुपए क्या है सर प्रॉफिट बन गया, इस पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स रेट मान लीजिए यहाँ पे गिवन है 50% तो मान लीजिए इसका 50% कितना है 4 लाख। 4 लाख रुपीज़ हमें क्या पे करना पड़ेगा टैक्स। वहीं पे अगर इनकम टैक्स के हिसाब से बात करें तो सर इनकम टैक्स तो कह रहा है कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट है, 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करिए और आपके सामने आंसर आएगा 5 लाख रुपए प्रॉफिट उस पे 50% टैक्स पे करिए, तो ये 2.5 लाख रुपीज़ आ गया। ठीक है? तो कहीं न कहीं एक चीज़ मैंने प्रूव कर दी। क्या चीज़ प्रूव कर दी? कि सर जितना ज़्यादा एक्सपेंस दिखाओगे, टैक्स उतना कम पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्सपेंस किसका ज़्यादा है? इनकम टैक्स वालों का, ठीक है? गवर्नमेंट का। तो इनकम टैक्स वालों का एक्सपेंस ज़्यादा है तो देख लीजिए उसका टैक्स कम पे करना पड़ता है, ठीक है? तो टैक्स कम पे करना पड़ा, काम खत्म, राइट? तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सर जितना ज़्यादा एक्सपेंस है, टैक्स कम पे करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ क्लियर। इसके बाद अमर्टाइज़ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गिवन है। अनअमर्टाइज़ का मतलब होता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो पिछले सालों में कहीं पे अलाउ नहीं किया गया था। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है इनकम टैक्स के हिसाब से 5 सालों में अलाउ होता है, ठीक है? और अकाउंट तो एक ही साथ में अलाउ कर देता है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में कि सर अकाउंट ने तो पूरा ही अमाउंट अलाउ कर दिया होगा, लेकिन इनकम टैक्स ने क्या किया होगा? सर हर साल थोड़ा-थोड़ा मिलेगा। तो हर साल थोड़ा-थोड़ा मिलेगा, उसमें से ये 30,000 है, जो आपको आज अलाउ कर रहे हैं ये लोग, आज अलाउ कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ तो हमें समझ में आती है। अब बताइए सर करना क्या है? कैलकुलेशन में क्या पूछा है? सर कैलकुलेशन में ये तो हमें एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए हमने आपको करवाया था। अब क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट करिए सर। क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या कहा है सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर एसेट निकालिए। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है देखिए, 2 लाख रुपए अकाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन है और गवर्नमेंट के हिसाब से 5 लाख रुपए है। यहाँ पे समझिए तो सर हमारा फॉर्मेट क्या होता है याद करिए वापस से। सर प्रॉफिट होता है, ठीक है? प्रॉफिट होता है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन एज़ पर अकाउंट और इसमें से हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलता है और इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स 2 तरीके का होता है, करंट और डेफर्ड और हमारे पास में क्या आ जाता है नेट अमाउंट, ठीक है? और यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो सर हमें डेफर्ड टैक्स, एसेट और लायबिलिटी के लिए हमें 2 चीज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अकाउंट के हिसाब से जो टैक्स बनेगा और इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बनेगा, ठीक है? तो कैसे निकलता है सर? प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, जो भी अमाउंट आया उसका टैक्स रेट इनको कर दीजिए। तो मुझे जल्दी से बताइए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है सर? सर क्वेश्चन ने प्रॉफिट बताया ही नहीं। सर क्वेश्चन ने प्रॉफिट बताया ही नहीं है, प्रॉफिट बताया ही नहीं है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमें तो डेफर्ड टैक्स निकालना है ना। डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है सर? अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करिए। डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है सर? अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करिए, उसका कितना टैक्स बन रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है? अकाउंट के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन करिए, टैक्स कितना बन रहा है और इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करिए। दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं सर? डेफर्ड टैक्स। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत ये है कि टैक्स निकालने के लिए क्या रूल होता है? सर प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलेगा, इनटू हम टैक्स रेट कर देंगे तो हमें जो अमाउंट मिल जाएगा वो टैक्स रेट में अमाउंट मिल जाएगा। दिक्कत वाली बात ये है कि सर क्वेश्चन ने प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है। डेप्रिसिएशन अगर देखें तो सर अकाउंट के हिसाब से कितना है 2 लाख और इनकम टैक्स के हिसाब से 5 लाख। अकाउंट के हिसाब से 2 लाख है, ठीक है? और इनकम टैक्स के हिसाब से 5 लाख है, ठीक है? तो सर अब क्या करें? टैक्स रेट तो चलिए गिवन है 50% है, यहाँ पे 50% लिख दिया। सर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकलेगा ही नहीं ना। नहीं निकलेगा तो कैलकुलेशन करेंगे कैसे? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। याद रखिए, जब प्रॉफिट आपको नहीं गिवन होता, तो और ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। कैसे सर? और ज़्यादा सिंपल, जब आपको प्रॉफिट नहीं गिवन होता, सारा ओनली एंड ओनली एक्सपेंस गिवन होता है, ठीक है? ओनली एंड ओनली एक्सपेंस गिवन होता है, मतलब कि डेप्रिसिएशन गिवन होता है सिर्फ़ और सिर्फ़, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। ठीक है? अकाउंट के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन है 2 लाख और 5 लाख इनकम टैक्स के हिसाब से। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 3 लाख। डिफरेंस 3 लाख डायरेक्ट ले लेना। ये डिफरेंस आ गया और इसका 30% कर दो तो डिफरेंस टैक्स अमाउंट आ जाएगा।
सॉरी 30 नहीं 50% है ना टैक्स रेट, तो इसका 50% कर दो, ठीक है, इसका 50% कर दो, आंसर आ जाएगा 1,50,000। लीजिए काम खत्म। तो एक नियम मैंने पढ़ा है, क्या नियम पढ़ा है कि सर अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? और सर अगर आप इतनी कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते, प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में भी देखिए, इस क्वेश्चन में भी देखिए कि आप मुझे समझाइए, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए सिर्फ़ और सिर्फ़ डेप्रिसिएशन दे दूँ, तो क्या आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर? दोनों का डिफरेंस लीजिए, 3 लाख और 2 लाख, डिफरेंस कितना है? 1 लाख और टैक्स रेट कितना था? सर 30%। 1 लाख का 30% करिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा डिफर्ड टैक्स रेट, ठीक है? इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए, एक रूल लिख लीजिए कि सर हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर असेट, ठीक है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर असेट, ठीक है? निकालने के लिए कहा जाए तो हम एक ही रूल रखेंगे, ठीक है? एक ही रूल रखेंगे। रूल आपका बनेगा सर, रूल क्या बनेगा? रूल ये बनेगा कि हम क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है? डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले लेंगे और जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा, ठीक है? डेप्रिसिएशन का जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा, ये जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, इनटू हम क्या करेंगे सर टैक्स रेट, इनटू हम क्या करेंगे सर टैक्स रेट करेंगे और टैक्स रेट करते ही हमारे पास में जो आंसर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे सर, ये जो आंसर आएगा, ये आंसर को हम कह देंगे सर, ये आंसर को हम कह देंगे यहाँ पे डेफर टैक्स, ठीक है? अब ये असेट है लायबिलिटी है वो तो आप खुद से निकाल ही सकते हैं भाई, असेट है लायबिलिटी कैसे पता चलेगा कि भाई टैक्स गवर्नमेंट को अगर हमने टैक्स कम पे किया है तो वो लायबिलिटी है और गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे किया है तो वो असेट है, वो तो हम निकाल लेंगे। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर? ये चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ आप यहीं पे मॉड्यूल में लिख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है? ये चीज़ को हम यहीं पे मॉड्यूल में लिख लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, ओके? मॉड्यूल में लिखा होता है तो अच्छा रहता है, आप कहीं नोट्स में भी लिख रहे हैं तो ये तो बढ़िया बात है, लेकिन यहीं पे मॉड्यूल में भी अगर आपने ये चीज़ लिख रखी है तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख रखी है कि हमने एक रूल बना लिया है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट पूछा जाए तो हम क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेंगे। डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है सर? डेप्रिसिएशन का डिफरेंस जो है वो 3 लाख है। उसे हम कर देंगे रेट से मल्टीप्लाई, रेट टैक्स रेट जो है 50% है, 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आएगा 1,50,000, ये आपका क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा डिफर्ड टैक्स। अब यहाँ पे सिंपली डिफर्ड टैक्स नहीं पूछा, डिफर्ड टैक्स के साथ-साथ पूछा कि सर वो असेट है या फिर लायबिलिटी ये भी बताइए। तो ये 1,50,000 जो है वो असेट है या फिर लायबिलिटी मुझे बताइए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाने से हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। ठीक है? ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाने से टैक्स कम पे करना पड़ता है। अब मुझे बताइए सिंपल सा लॉजिक दौड़ाइए कि गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें डेप्रिसिएशन कितना अलाउ किया 5 लाख, मतलब कि ये डेप्रिसिएशन जो है वो 5 लाख है और यहाँ पे अकाउंट के हिसाब से 2 लाख है। मतलब कि मुझे आप बताइए कि यहाँ पे प्रॉफ़िट और यहाँ पे प्रॉफ़िट गवर्नमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से, किसमें ज़्यादा होगा? प्रॉफ़िट किसमें ज़्यादा होगा? सर यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रॉफ़िट कम होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंस दिखाओगे तो प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। मतलब कि आप सिंपल सा लॉजिक समझिए कि प्रॉफिट कम है तो डेप्रिसिएशन कम है, सॉरी टैक्स कम है, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम है, ठीक है? प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम और प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा। इतना तो मैं अभी-अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा पे किया होगा, मतलब कि अकाउंट के हिसाब से टैक्स कितना बन रहा है? ज़्यादा बन रहा है और गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स कितना बन रहा है? कम बन रहा है। मतलब कि गवर्नमेंट को कम टैक्स पे हो रहा है, जबकि हमारे हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर कम टैक्स पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो ये चीज़ भी हम यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है? ये चीज़ हम शॉर्ट में लिख लेंगे कि सर बाइफरकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफर टैक्स, फिर इस तरीके से लिखिए, असेट है या फिर लायबिलिटी, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? तो इसे हम यहाँ आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि सिंपली आपको क्या देखना है? सर टैक्स अमाउंट देखना है ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे सर, ब्रैकेट में लिखेंगे इनकम टैक्स, ठीक है? हम गवर्नमेंट किसको कहते हैं? इनकम टैक्स। ये तो शॉर्ट में हमने याद करने के लिए कहा है कि सर गवर्नमेंट, ठीक है? टैक्स अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे। अगर वो अकाउंट के हिसाब से कम है, ठीक है? एज़ कंपेयर टू अकाउंट टैक्स अमाउंट, अकाउंटिंग टैक्स अमाउंट के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग अगर कम है, मतलब कि गवर्नमेंट का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप यहीं पे इस जगह करके लिख लीजिएगा। अगर गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो कम है तो उसे हम क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी,
ठीक है? क्योंकि हमें गवर्नमेंट को कम पे किया है तो कल दिन ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एक तरीके से लायबिलिटी है। और गवर्नमेंट का अमाउंट जो है, गवर्नमेंट का टैक्स अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है? तो वो हमारी क्या है सर, असेट है, ठीक है? ये मेन नियम है, बस इतना सा भी याद है तो भी काम हो जाएगा। गवर्नमेंट का अगर अमाउंट ज़्यादा है, गवर्नमेंट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो असेट है, गवर्नमेंट का अमाउंट कम है तो वो लायबिलिटी है, ठीक है? यहाँ पे मुझे बताइए गवर्नमेंट का अमाउंट क्या है सर, कम है तो लायबिलिटी है। तो 1,50,000 जो है डीटीएल है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये फॉर्मेट के हिसाब से काम करता हूँ। अदर कोई एक्सपेंस गिवन होता है तो उसकी अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? तो ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमारे फॉर्मेट के हिसाब से होती है, उसका काम पहले खत्म करेंगे। अदर कोई एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में, आंसर इज यस, प्रीलिमिनरी की कुछ बात करी गई तो उसे अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? वो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट का पार्ट नहीं बनेगा, डीटीएल के लिए वो हमारा फॉर्मेट का पार्ट नहीं बनेगा, वो डीटीएल है या फिर डीटीए है, ठीक है? वो उसे अलग से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन का ही काम खत्म करना है, उसके बाद अदर कोई एक्सपेंस है तो देखेंगे, ठीक है? क्या कहता है सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है और वो भी क्या है सर, अनअमोर्टाइज। अनअमोर्टाइज मतलब कि ये टैक्सेशन के हिसाब से अनअमोर्टाइज है। अकाउंट ने तो ऑलरेडी अलो कर दिया होगा जिस भी साल हमने एक्सपेंस किया होगा, मतलब कि तब टैक्सेशन ने अलो नहीं किया था, वो आज अलो हुआ है, ठीक है? वो आज अलो हुआ है। ये चीज़ समझ में आ रही है? मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किया जिसका मैं यहाँ पे डिडक्शन लेना चाहता हूँ। अकाउंट तो कहता है कि भाई एक्सपेंस किया है तो प्रॉफिट में से पूरे का पूरा अमाउंट माइनस कर दो। प्रॉफिट में से पूरे का पूरा फुल अमाउंट मैं लिख देता हूँ, फुल अमाउंट माइनस करिए और काम खत्म करिए और उस पे टैक्स पे करिए, ठीक है? अकाउंट ये कहता है। जबकि इनकम टैक्स अलग तरीके से कहता है। अलग इनकम टैक्स कहता है कि प्रॉफिट लीजिए और उसमें से हमारे नियम, हमारे रूल, हमारे प्रोविज़न के हिसाब से कैलकुलेशन करिए। प्रोविज़न डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की। तो इनकम टैक्स कहता है सर कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो 5 सालों में अलाउ होगा, एक साथ अलाउ नहीं करेंगे। तो वो तो कहता है कि भाई हम इसे डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो अमाउंट मिलेगा वो इस साल, दूसरे साल इस तरीके से मिलेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपली कह दूँ कि सर पार्शियल अमाउंट, ये 5 साल वाला तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे अकाउंट के अंदर कोई याद नहीं रखना होता, वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रखते हैं, ठीक है? तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे दे रखेंगे कि अकाउंटिंग के हिसाब से इतना अमाउंट है और इनकम टैक्स के हिसाब से इतना अमाउंट है। ये तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये 5 साल वाला याद नहीं करना है, प्रोविज़न इनकम टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे कोई प्रोविज़न याद नहीं रखनी। तो वो तो डायरेक्टली कहेगा कि सर इनकम टैक्स के हिसाब से इतना पार्शियल अमाउंट है, ठीक है? तो वो आपके पास में। अब बाकी का अमाउंट कब होगा सर? बाकी का अमाउंट 2021 में ले लेना। ठीक है? बाकी का अमाउंट 2021 में ले लेना। अब 2021 आया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा था 2 लाख रुपए, ठीक है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा था 2 लाख। तो अब मुझे बताइए अकाउंट ने तो पूरे का पूरा 2 लाख अलाउ कर दिया होगा, काम खत्म हुआ, अकाउंट का तो काम खत्म। लेकिन मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि 1 लाख जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है आज अलाउ हो गया 2020 में। 2021 आया, ठीक है? 2021 आया। 2021 अकाउंट के हिसाब से अगर मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की कोई ट्रीटमेंट देखूँ तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी अलाउ हो चुका था 2020 में, काम खत्म। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से तो बनेगा, क्या बनेगा सर? इनकम टैक्स के हिसाब से तो कहा जाएगा कि सर प्रॉफिट जितना भी है इस साल का, उसमें से और थोड़ा डिडक्शन मिलेगा, कितना? 1 लाख। किस चीज़ का सर? पिछले साल जो अनअमोर्टाइज़ अमाउंट रहा था वो आज अमोर्टाइज़ होगा, ठीक है? वो आज अमोर्टाइज़ होगा। तो आप आज माइनस करिए और फिर अमाउंट निकालिए, जो अमाउंट आएगा उस पे टैक्स पे करना, ठीक है? जो अमाउंट आएगा उस पे टैक्स पे करना। तो इसे अनअमोर्टाइज़ इसे कहते हैं कि पिछले साल जो है पूरे का पूरा अमाउंट नहीं अलो किया गया था, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आज अलो किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं अनअमोर्टाइज़ अमाउंट, जो आज अलो हो रहा है। तो इनकम टैक्स में ऐसा बहुत होता है, अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अकाउंट में तो जनरली जो है वो आपको एक साथ ही अलो कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है सर? कहता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो अनअमोर्टाइज़ है एज़ पर टैक्स। अकाउंट ने तो ऑलरेडी पिछले साल अलो कर दिया होगा तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है? उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब बात हो रही है टैक्स की। ठीक है? तो यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, तो ये जो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा ही कोई एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो ये जो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, वो कह रहा है कि इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम क्या मानेंगे सर? ठीक है? इसे हम क्या मानेंगे? तो कहता है सर कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी माने या फिर डिफर्ड टैक्स एसेट। तो सिंपल सी बात है भाई, डिफर्ड टैक्स का नियम क्या है सर? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर एसेट के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक काम करिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, अकाउंट के हिसाब से और डेप्रिसिएशन का है यहाँ पे एक्सपेंस भी लिख लीजिए, ठीक है? एक्सपेंस हो या फिर जिसका भी आपको डिफर्ड टैक्स निकालना है, मुझे अब यहाँ पे एक्सपेंस का निकालना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का। तो क्या रूल कहता है? रूल ये कहता है कि सर अकाउंट के हिसाब से जो अमाउंट है और टैक्स के हिसाब से अमाउंट है उसका डिफरेंस निकालिए और उस पे टैक्स रेट अप्लाई कर दीजिए, तो आपको डिफर्ड टैक्स अमाउंट मिलेगा। और लायबिलिटी है या फिर एसेट, उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले डिफर्ड टैक्स अमाउंट निकालता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल। सर दोनों का डिफरेंस लेना है, ये तो 0 है और ये 1 लाख है,
ये 0 है, ये 1 लाख है। दोनों का एक्सपेंस का डिफरेंस लेना है। तो ये तो एक्सपेंस यहाँ पे 0 है क्योंकि हर पूरे पिछले साल पूरा अलाउ होगा और यहाँ पे 1 लाख है। डिफरेंस कितना हुआ सर? डिफरेंस इज़ कितना है सर? 1 लाख। ये डिफरेंस को हम क्या कहते हैं सर? डिफरेंस को हम कहते हैं डिफर्ड टैक्स। अब ये लायबिलिटी है या फिर और ये असेट है, ये बताइए मुझे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कहता है कि सर मुझे बताइए कि ये जो है एक्सपेंस वो इस साल से रिलेट करता है या फिर पिछले साल से रिलेट करता है? सर पिछले साल से रिलेट करता है, ये तो इस साल का है ही नहीं। पिछले साल अलो नहीं हुआ होता, वो हमें यहाँ पे अलो किया गया है। तो जहाँ पे भी जिस साल का है वहाँ पे हम जाके एनालिसिस करेंगे। तो सर ये किस साल का है सर? 2020 का। तो 2020 में गए हम और एनालिसिस कहा कि उस टाइम पे ये असेट था या फिर लायबिलिटी। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल। सर अकाउंट के हिसाब से तो ये 2 लाख थे और इनकम टैक्स के हिसाब से ये एक्सपेंस 1 लाख है। अब मुझे बताइए सर कि एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया है तो प्रॉफ़िट क्या होगा सर? एक्सपेंस ज़्यादा दिखा है तो प्रॉफ़िट कम होगा। अकाउंट के हिसाब से तो प्रॉफ़िट कम है और एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स में जो है प्रॉफ़िट ज़्यादा दिख रहा होगा। इतना समझ में आता है? प्रॉफ़िट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंस कम दिखाया था, क्योंकि कम अलाउ किया गया था, ज़्यादा अलाउ नहीं किया तो प्रॉफ़िट ज़्यादा है। प्रॉफ़िट ज़्यादा है इनकम टैक्स के हिसाब से, गवर्नमेंट का प्रॉफ़िट ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा बनेगा। हमारा रूल क्या कहता है एसेट के लिए और लायबिलिटी के लिए? हमारा रूल कहता है कि सर गवर्नमेंट का जो है प्रॉफ़िट के हिसाब से मतलब कि टैक्स रेट जो है वो अगर ज़्यादा है तो वो असेट है, कम है तो लायबिलिटी है। ज़्यादा है तो वो असेट है, कम है तो लायबिलिटी है। हमारा ज़्यादा था या फिर कम था? सर प्रॉफ़िट तो ज़्यादा था। ज़्यादा था मतलब कि ये क्या है सर? ये डेफर्ड टैक्स असेट है, ये डेफर्ड टैक्स असेट है, ये डेफर्ड टैक्स असेट है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जिस भी साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वो साल का अमाउंट पिछले साल से रिलेट करता है, तो पिछले साल में जाके देखिए कि वो असेट था या फिर लायबिलिटी। अगर वो असेट था तो असेट लिख दीजिए, लायबिलिटी था तो लायबिलिटी लिख दीजिए। तो पिछले साल जाके मैंने देखा कि सर इनकम टैक्स का अमाउंट तो असेट वाला था क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग हमें कम खर्चा अलो किया गया था। कम खर्चा अलो करने की वजह से प्रॉफ़िट ज़्यादा निकल के आया। प्रॉफ़िट ज़्यादा होने के कारण हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा और टैक्स ज़्यादा पे करना मतलब कि वो तो असेट है क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करना मतलब कि डिफर्ड टैक्स असेट है। तो ये डिफर्ड टैक्स असेट हो गया, ठीक है? डिफर्ड टैक्स असेट हो गया। ये चीज़ क्लियर? बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा सिंपल ये चीज़ क्लियर, ठीक है? अब इस चीज़ को मैं रफ़ करके इसी को एक एग्ज़ाम्पल और मैं लेके समझाऊँगा। बड़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे। आइए, वापस से ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास डेप्रिसिएशन मैं दे रहा हूँ या फिर डायरेक्टली हम वही बात करते हैं अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर 1 मिनट यहाँ पे हाँ, क्वेश्चन वैसा ही सेम टू सेम लूँगा, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है इसलिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई फर्म की बात कर रहे हैं और उसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बट इनकम टैक्स जो है ओनली अलाउ रुपीज़ मान लीजिए रुपीज़ 1 लाख या फिर मैं इस बार चेंज कर लेता हूँ। इस बार मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अलाउ किया गया 50,000 ले लेते हैं, ठीक है? 50,000 रुपीज़ हमें अलाउ करा गया, ठीक है? ओनली अलाउ 50,000 रुपीज़, ठीक है? एंड रिमेनिंग इन नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, ठीक है? अब कैलकुलेशन करके दिखाइए। कहता है कि सर टैक्स रेट जो है वो आपके पास में मान लीजिए 50% है। बताइए डिफर्ड टैक्स असेट होगा या फिर लायबिलिटी? बस ये पूछा गया है। डिफर्ड टैक्स एसेट होगा या फिर लायबिलिटी? ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। सिंपल है। डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी जब भी हमें पूछा जाए, तो डिफर्ड टैक्स पहले निकालना। क्योंकि डिफर्ड टैक्स पहले अमाउंट निकालोगे, फिर हमें पता चलेगा वो एसेट है या फिर लायबिलिटी। बोलिए दिमाग में बिठा दीजिए, दिमाग में स्टेप बिठा दीजिए। स्टेप हमारा क्या है? दिमाग में स्टेप बिठा देना है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि डिफर्ड टैक्स अमाउंट निकालिए। डिफर्ड टैक्स अमाउंट निकालिए, ठीक है? अमाउंट निकालिए। सेकंड स्टेप आपका होगा, ये जो डिफर्ड टैक्स जो है वो एसेट है या फिर लायबिलिटी? डिफर्ड टैक्स एसेट है या फिर लायबिलिटी है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि डिफर्ड टैक्स का अमाउंट निकालिए। डिफर्ड टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है भाई, क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफरेंस ही तो निकालना है। मतलब कि अकाउंट के हिसाब से जितना टैक्स बना और टैक्सेशन इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बना उसका डिफरेंस मतलब कि डिफर्ड टैक्स। ठीक है? एसेट है या फिर लायबिलिटी वो सेकंड स्टेप में ढूँढते रहना। पहला स्टेप तो अमाउंट ही निकालो। तो आइए अमाउंट निकाल लेते हैं। भाई मुझे बताइए कि सर प्रॉफिट नहीं गिवन होता तो हमारा नियम क्या होता है? प्रॉफिट वगैरह तो छोड़ दीजिए, डिफर्ड टैक्स का मैंने एक ही फ़ॉर्मूला बताया। क्या है सर डिफर्ड टैक्स का अमाउंट? सर डिफर्ड टैक्स निकालना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है चीज़ें,
कि एक काम करिए, जिस चीज़ का भी डिफर्ड टैक्स निकालना है, डेप्रिसिएशन का, अदर एक्सपेंस का, उसका डिफरेंस ले लीजिए, उसका डिफरेंस ले लीजिए। मुझे बताइए कि इस साल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? सर अकाउंट तो भाई कोई भेदभाव नहीं करता। अगर कोई एक्सपेंस किया है तो पूरा अलाउ हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ पूरा अलाउ हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन कहता है कि सर करंट ईयर की बात कर रहा हूँ अभी की, ठीक है? करंट ईयर की, करंट ईयर। तो टैक्स में थोड़ी-सी दिक्कत आ गई सर। टैक्स में कहता है कि बट इनकम टैक्स तो हमें इस साल कितना अलाउ कर रहा है सर? सिर्फ़ और सिर्फ़ 50,000। दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई। करंट ईयर में तो दिक्कत हो गई। करंट ईयर में तो कहता है कि भाई इतना ही है। अब हमें डिफर्ड टैक्स निकालना है। सर डिफर्ड टैक्स निकालना है ना, डिफर्ड टैक्स निकालना है ना, तो डिफर्ड टैक्स का मतलब क्या है सर? एक काम करिए, अकाउंट का जो एक्सपेंस है और टैक्सेशन का जो एक्सपेंस है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 2 लाख माइनस 50,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 जो डिफरेंस निकल के आया है, उसे रेट अप्लाई कर दीजिए, जो भी टैक्स रेट है। क्वेश्चन में कितना है? 50%। 50% अप्लाई कर दीजिए, आपका डिफर्ड टैक्स अमाउंट आ जाएगा। आपका जो डिफर्ड टैक्स अमाउंट है वो आ जाएगा 1,50,000 इंटू 50%, डिफर्ड टैक्स अमाउंट आ जाएगा 75,000, काम खत्म। ठीक है, करंट ईयर का निकाल दिया। अगर नेक्स्ट ईयर का भी पूछे, तो नेक्स्ट ईयर का भी निकाल के दे देंगे, क्या दिक्कत है? बताइए। अकाउंट के हिसाब से कितना एक्सपेंस होगा? अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस होगा 0। क्यों सर? क्योंकि 2 लाख रुपीज़ पूरा ही प्रीवियस ईयर में अप्लाई हो चुका था, करंट मतलब कि इस साल अगर हम ये करंट ईयर मानते हैं तो ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपीज़ पूरा ही अप्लाई हो गया, काम खत्म। लेकिन मुझे बताइए सर, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या कोई अमाउंट बनेगा? इनकम टैक्स के हिसाब से क्या कोई अमाउंट बनेगा? आंसर इज यस, इनकम टैक्स के हिसाब से तो बनेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना अलाउ था? सर पिछले साल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 50,000 अलाउ हुआ था, ठीक है? तो इस साल बाकी का अलाउ हो जाएगा, क्योंकि कहा है रिमेनिंग इन नेक्स्ट ईयर, तो 1,50,000 यहाँ पे अलाउ होगा, राइट? 1,50,000 अलाउ होगा। अब अगर हम डीटी निकालें, डिफर्ड टैक्स निकालें, तो कितना होगा? तो सर डिफर्ड टैक्स का रूल क्या है सर? रूल तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, दोनों का एक्सपेंस का डिफरेंस लीजिए। दोनों का एक्सपेंस का डिफरेंस ले तो सर ये तो 1,50,000 ही आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। 1,50,000, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए टैक्स रेट से, मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75,000। तो ये तो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि भाई ये तो कोइंसिडेंस है कि 75,000 75,000 आ गया, कोइंसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो दोनों में 75,000। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सर मुझे यहाँ पे ये जो डिफर्ड टैक्स निकल के आया, वो मुझे बताइए, ये असेट है या फिर लायबिलिटी? ये असेट है या फिर लायबिलिटी, ये मुझे बताइए। तो जब भी मैं कहता हूँ सर कि कोई ऐसे एक्सपेंस की आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें एसेट है या फिर लायबिलिटी जब भी निकाल रहे हैं, तो ऑलवेज चेक करना कि वो एक्सपेंस करंट ईयर का है कि या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है। तो यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ सर ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, इस साल का तो है ही नहीं। ये तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है जो प्रीवियस ईयर का था। तो जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है ना, वो कैलकुलेशन उसकी जो एसेट है या फिर लायबिलिटी वो देखने के लिए प्रीवियस ईयर में ही घुस जाना। करंट ईयर में कुछ मत करना। प्रीवियस ईयर में घुस जाओ। तो सर प्रीवियस ईयर में घुस गए, वापस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए, ठीक है? अब मुझे जानना है सर कि प्रीवियस ईयर में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो डिफर्ड टैक्स एसेट था या फिर लायबिलिटी? अगर वो एसेट था तो यहाँ पे भी एसेट होगा, और यहाँ पे लायबिलिटी था तो यहाँ पे भी लायबिलिटी होगा, ठीक है? तो मुझे सिंपली इस ईयर में एसेट था या फिर लायबिलिटी ये निकालना है, बस। तो भाई क्या कहता है सर? कहता है सर रूल ये कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स कम पे हुआ है तो वो लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे हुआ है तो वो एसेट है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सर, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितना एक्सपेंस अलो किया था पिछले साल? पिछले साल 50,000 ही अलो किया था। मतलब कि एक्सपेंस अकाउंट के हिसाब से, अकाउंट की कंपैरिजन के हिसाब से कम हुआ था। अकाउंट की कंपैरिजन के हिसाब से एक्सपेंस हमें कम अलो हुआ था। अगर हम एक्सपेंस कम दिखाएँगे तो मुझे बताइए टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा या फिर कम पे करना पड़ेगा? एक्सपेंस ज़्यादा दिखाने की वजह से हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो इस साल मतलब कि करंट ईयर में हमने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा गवर्नमेंट को, जबकि अकाउंट के हिसाब से तो कम पे करना था। मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे किया, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे किया, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे किया। अगर टैक्स ज़्यादा पे किया तो वो क्या है सर? एसेट है। मतलब कि सर प्रीवियस ईयर में ये जो डीटी है वो डीटीए था। डीटी जो है वो डीटीए था, डिफर्ड टैक्स एसेट था। अगर वो प्रीवियस ईयर में डिफर्ड टैक्स एसेट था, तो इस साल भी क्या है सर? वो डिफर्ड टैक्स एसेट ही है, ठीक है? वो डिफर्ड टैक्स एसेट है। बस एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है अब, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे पढ़ाना है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं धीरे से पढ़ा देता हूँ, देखिएगा। एक बात ऑलवेज ध्यान रखिएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट में और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट और रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये रिवर्सल का कॉन्सेप्ट कब आता है? सर रिवर्सल का कॉन्सेप्ट तब आता है कि जब कोई अमाउंट की हम बात करते हैं, वो अमाउंट अगर प्रीवियस ईयर में अवेलेबल था, मतलब कि प्रीवियस ईयर से चलता आ रहा है, ठीक है? प्रीवियस ईयर से चलता आ रहा है, तो अगर हम करंट ईयर में जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें वर्ड यूज़ करेंगे रिवर्सल।
ठीक है? ऑलवेज़ ध्यान रखें, बड़े आराम से समझिए। अगर कोई एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जो पहले से ही एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? पहले से ही एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो पहले से ही मतलब कि प्रीवियस ईयर से एग्ज़िस्ट करता है, तो उसमें जो भी आप डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो भी निकालेंगे, उसके वर्ड के आगे रिवर्सल वर्ड ऐड कर देना और कुछ दिमाग मत लगाना। रिवर्सल ऐड कर देना, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंस है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट ईयर की यहाँ पे बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फर्स्ट टाइम था, तो ये तो डीटीए ही होगा। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में गए जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में गए, तो नेक्स्ट ईयर में ये जो अमाउंट है, वो पहले से एग्ज़िस्ट करता था, ठीक है? हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की। वो तो पहले एग्ज़िस्ट करता था ना, उसका हम यहाँ पे वापस से कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि कुछ अमाउंट इस साल अलो हुआ। तो ये तो अमाउंट पहले से एग्ज़िस्ट करता था और पहले से एग्ज़िस्ट करता था, तो हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करते हैं सर? रिवर्सल। क्लियर है? क्लियर? ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। आइए, अब इस क्वेश्चन पे आइए। डेप्रिसिएशन का हम काम खत्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी भी कौन-सा है सर? अनअमorटाइज़। अनअमorटाइज़ का मतलब पहले कभी हुआ करता था ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसमें से कुछ अमाउंट हमें अलाउ नहीं किया गया था, जो आज अलाउ हुआ है वो है 30,000। ठीक है? तो इसमें बिल्कुल हमारा यही एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब यहाँ पे कहता है कि सर आज हमें 30,000 अलाउ किया गया है। अकाउंट के हिसाब से कितना होगा सर? 0 होगा क्योंकि वो अकाउंट के हिसाब से तो पिछले साल ही अलाउ हो गया होगा, ठीक है? तो मुझे बताइए सर कि इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है इस साल? 30,000 अलाउ किया जा रहा है क्योंकि कुछ हमें पूरे का पूरा पिछले साल अलाउ नहीं हुआ था, इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है अनअमorटाइज़। अनअमorटाइज़ 30,000 है, मतलब कि 30,000 आज अलाउ कर रहे हैं वो लोग। मुझे बताइए अकाउंट के हिसाब से कितना है? सर 0 क्योंकि पूरे का पूरा पिछले साल अलाउ हो गया होगा, काम खत्म। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे समझ में आ रहा है सर ये अनअमorटाइज़ मतलब कि पिछले साल से रिलेट कर रहा है। मतलब कि रिवर्सल वर्ड यहाँ पे ऐड कर देना है मुझे आँख बंद करके। लेकिन उससे पहले मुझे डिफर्ड टैक्स निकालना है। डिफर्ड टैक्स को मुझे यहाँ पे देखना है कि एसेट है या फिर लायबिलिटी और फिर धीरे से मैं रिवर्सल वर्ड ऐड कर दूँगा। उसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं करूँगा। रिवर्सल ऐड कर दूँगा, काम खत्म। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पे डीटी में लिखा लूँगा सबसे पहले। डीटी कैसे निकलता है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का एक्सपेंस का डिफरेंस ले लो 30,000 मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट कितना है 50%, 50% मल्टीप्लाई कर दो 15,000 लीजिए, धीरे से हमारा आंसर आ गया 15,000 डीटी। 15,000 डीटी। अब ये एसेट है या फिर लायबिलिटी? तो सर एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो एक्सपेंस इसी साल का है तो मैं तो अभी देख लूँगा, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है ना, तो प्रीवियस ईयर में जाके देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा सर। प्रीवियस ईयर में जो भी एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस ईयर में जो भी एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिलिमिनरी के एक्सपेंस जो होगा प्रीवियस ईयर में वो 1 लाख होगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पीवीआई ठीक है? प्रीवियस ईयर में 1 लाख प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अकाउंट क्या करेगा सर? अकाउंट तो पूरा ही अलाउ कर देगा फुल। लेकिन टैक्सेशन ने क्या किया होगा? सर टैक्सेशन ने किया होगा ऐसा कि 30,000 डिसअलाउ कर दिया। 30,000 डिसअलाउ कर दिया क्यों? क्योंकि 30,000 नेक्स्ट ईयर मतलब कि इस साल अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में टैक्स में कितना अलाउ हुआ होगा? सिर्फ़ और सिर्फ 70,000 क्योंकि 30,000 नेक्स्ट ईयर मतलब कि करंट ईयर में पे करना चाहते वो लोग, मतलब कि अलाउ करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए इस एनालिसिस से क्या आप एसेट और लायबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, आराम से। मुझे बताइए कि यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट में एक्सपेंस ज़्यादा दिख रहा है, 1 लाख हमने पूरे का पूरा अलाउ कर लिया और जबकि टैक्स में 70,000 है। मुझे बताइए कि यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा या फिर एसेट? बहुत ज़्यादा सिंपल है सर। एक ही लॉजिक है हमारा कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएँगे तो प्रॉफ़िट कम आएगा। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि अकाउंट में एक्सपेंस ज़्यादा दिख रहे हैं तो प्रॉफ़िट कम होगा और प्रॉफ़िट कम की वजह से टैक्स कम होगा। और वहीं पे अगर टैक्स की बात करूँ इनकम टैक्स की, तो यहाँ पे तो 70,000 अलाउ हुआ, अकाउंट के हिसाब से कम एक्सपेंस अलाउ हुआ और कम एक्सपेंस अलाउ हुआ है मतलब कि प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफ़िट ज़्यादा। अगर प्रॉफ़िट ज़्यादा बन रहा है तो टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स ज़्यादा है टैक्स ज़्यादा है। गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो क्या होता है सर? ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो वो एसेट माना जाता है। वो एसेट माना जाता है और मतलब कि ये जो 15,000 है वो प्रीवियस ईयर में क्या था सर? एसेट था। ठीक है? ये एसेट था। तो इस साल भी क्या होगा सर? एसेट होगा। ये 15,000 क्या है सर? डीटीए है। लेकिन सर डीटीए तो चलो लिख दिया, लेकिन ये जो एक्सपेंस है वो जो हम करंट ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो तो प्रीवियस ईयर से चलता आ रहा है। और जब भी कोई चीज़ प्रीवियस ईयर से चलती आ रही है, तो मैं आँख बंद करके इसके आगे रिवर्सल ऐड कर दूँगा वर्ड। रिवर्सल ऑफ डीटीए देख लीजिए यहाँ पे। डिफर्ड टैक्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो हमने करी थी, कितना आ रहा है सर? 1,50,000 आप देखिए।
₹3,00,000 डिफरेंस था, उस पे 50% टैक्स लगाएँगे, 1,50,000 क्या कहेंगे सर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमने यहाँ पे समझा दिया था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके पास में, क्लियर है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने यहाँ पे बताया था, ये तो क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 30,000 डिफरेंस आ रहा है, उस पे 50% हम यहाँ पे करेंगे, डीटी है हमारा, डीटी कितने निकल के आया 30,000, उस पे हम टैक्स अप्लाई कर देंगे, टैक्स कितना है 50%, तो यहाँ पे 15,000 आंसर आ जाएगा। डिफर्ड टैक्स असेट सर यहाँ पे आपने अभी कहा इसे तो रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स असेट कहेंगे, ये लोग तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं। देखिए ये सिंपल सी बात है, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सर जब भी क्वेश्चन में आपको इम्पैक्ट वर्ड दिया जाए, इम्पैक्ट, ठीक है, वर्ड दिया जाए मतलब कि इम्पैक्ट बताना है आपको, इम्पैक्ट का मतलब होता है इन डेप्थ आंसर देना है, मतलब कि जब इम्पैक्ट वर्ड होगा ना तब यहाँ पे रिवर्सल वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि इन डेप्थ आंसर देना है। ये क्या है, इम्पैक्ट नहीं पूछा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसने पूछा था डिफर्ड टैक्स अमाउंट का, यहाँ पे डिफर्ड टैक्स का अमाउंट निकाल के दीजिए, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे रिवर्सल वर्ड यूज नहीं करा। लेकिन हमारे पास में है आईसीए का क्वेश्चन, अभी हम करवाएंगे, जहाँ पे वर्ड दिया होगा इम्पैक्ट बताइए, और जब इम्पैक्ट बताने के लिए कहा जाए तो कंपलसरी रिवर्सल ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने इन डेप्थ अभी आपको पढ़ा दिया, ठीक है? तो ये वर्ड समझ में आ रहा है सर, इम्पैक्ट पूछा हो तब हमें ये करना पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं पूछा है, सिंपल से बात करिए कि सर अमाउंट निकाल के दे दीजिए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रिवर्सल वगैरह लिखने की, काम खत्म कर दीजिए, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर असेट निकाल के दे दीजिए, अमाउंट खत्म करिए, ठीक है? काम खत्म करिए, काम खत्म करिए। तो असेट और लायबिलिटी को दोनों में आपस में आप जो है माइनस और प्लस कर देंगे, ठीक है? काम खत्म, जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ गया सर लायबिलिटी, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा था, असेट का अमाउंट कम था, तो जो बच गया वो लायबिलिटी बचेगा, ठीक है? काम खत्म, इलस्ट्रेशन 1 खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आने से पहले ऐसा सेम क्वेश्चन मैं करवाना चाहूँगा, आप आ जाइए मेरे यहाँ पे नोट्स, मेरे जो ये क्वेश्चन है कलेक्शन पे, वहाँ पे आ जाइए। सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए, सेम क्वेश्चन है, करिए। बताइए, कहता है कि सर ये क्वेश्चन को कैंसल कर दीजिए, ये ए नंबर का क्वेश्चन जो है उसे कैंसल कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आइए बी नंबर का क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है सर? क्वेश्चन कहता है कि सर डेप्रिसिएशन है, कोई रामा लिमिटेड करके कंपनी है, डेप्रिसिएशन कहता है 6 लाख रुपए है अकाउंट के हिसाब से, डेप्रिसिएशन जो है वो 6 लाख रुपए है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से 6 लाख रुपए है, और कहता है इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से वो 10 लाख रुपए है, और कहता है प्रीलिमिनरी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है 60,000 रुपए। अब कहता है कि देयर इज़ एडेक्वेट, आपके पास में प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, असेट और लायबिलिटी बताना है। मतलब कि इम्पैक्ट नहीं पूछा, और इम्पैक्ट नहीं पूछते हैं, तो हम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? टैक्स रेट आपका 30% है, काम खत्म करिए जल्दी से। तो बस डीटीए आपको निकालना है, डीटीए या फिर डीटीएल, काम खत्म करना है। तो बताइए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे, ये तो हमारा तरीका है, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं तो एडवाइस करता हूँ डेप्रिसिएशन का काम सबसे पहले खत्म करो, और फिर उसके अलावा जो एक्सपेंस है उसका काम खत्म करो। ठीक है? तो डेप्रिसिएशन का काम खत्म करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, देख लीजिए। भाई डेप्रिसिएशन को सबसे पहले क्या करना है सर, डीटी आपको ए निकालना है, डीटीएल निकालना है, उससे पहले डीटी निकालो। डीटी का मतलब क्या होता है, जो भी एक्सपेंस है उसका डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना है सर, 4 लाख रुपए, ठीक है? 4 लाख रुपए है, इंटू टैक्स रेट अप्लाई कर दो भाई, 4 लाख रुपए इंटू टैक्स रेट कितना है 30%, जो भी आंसर आए वो क्या है सर, डीटी है, ठीक है? जल्दी से अप्लाई करिए, 4 लाख इंटू 30% मतलब कि 1,20,000, काम खत्म, डीटी निकल के आ गया। अब जैसे ही डीटी निकल के आ जाता है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ये डीटीए है या फिर डीटीएल है, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम यहाँ पे यही देखेंगे सर गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे हुआ है या फिर कम। अगर ज़्यादा पे हुआ है तो वो असेट है, और टैक्स कम पे हुआ है तो वो क्या है सर, लायबिलिटी। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो गवर्नमेंट कौन है सर, इनकम टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख देंगे किसी को पता ना चले, ये हमारा तरीका है बस। अकाउंट मतलब कि हम है, ठीक है? अब देखिए, हमने डेप्रिसिएशन कम दिखाया है, डेप्रिसिएशन कम दिखाना मतलब मुझे बताइए प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट क्या है सर, ज़्यादा, ठीक है? और प्रॉफिट ज़्यादा मतलब कि क्या है सर, टैक्स ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा मतलब कि टैक्स ज़्यादा। वहीं पे अगर इनकम टैक्स की बात करूँ तो अकाउंटिंग कंपैरिजन में हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा अलाउ किया है, ठीक है? हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिया है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा लेना मतलब कि सर एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस ज़्यादा लेना मतलब कि प्रॉफिट कम आना, एक्सपेंस ज़्यादा लेना मतलब कि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। गवर्नमेंट को टैक्स क्या है सर, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला है, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलता है मतलब कि वो हमारी लायबिलिटी है, तो ये डीटी है, लेकिन कौन सी है सर, डीटीएल है, डीटीएल है हमारे पास में, डीटीएल है, ठीक है? तो ये सबसे पहले कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट डीटीएल आपको दिख रहा है सर 1,20,000, इलस्ट्रेशन 1 किया, वहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ पे भी डीटीएल ही था, ये हमारा काम खत्म। वैसा ही सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, डीटीएल काम खत्म, डेप्रिसिएशन का काम ही खत्म कर दिया हमने।
अब बात करते हैं अनअमोर्टाइज़्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की। अनअमोर्टाइज़्ड मतलब कि वो तो पहले के ईयर से रिलेट करता है जो आज हमें दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, डीटी निकालना है सबसे पहले, उसके बाद ए है या फिर एल है वो बाद में देखेंगे। डीटी निकालिए सबसे पहले। तो डीटी के लिए क्या करना होता है सर? डिफरेंस लेना होता है। मुझे बताइए डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे कैलकुलेशन कर लूँ, ठीक है? देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सर टैक्स के हिसाब से, ये टैक्स के हिसाब से ना, टैक्स के हिसाब से कितना अमाउंट है एक्सपेंस का? टैक्स के हिसाब से 60,000 है। अकाउंट के हिसाब से बताइए। सर अकाउंट के हिसाब से कुछ कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल पूरा पूरा अलाउ हो जाता है। तो मुझे बताइए डिफरेंस कितना है? 60,000, ठीक है? डिफरेंस पे टैक्स रेट अलाउ कर दीजिए। टैक्स रेट कितना था? 30%। तो इंटू 30% करिए। ये आपका क्या आ जाएगा? डीटी आ जाएगा। 60,000 इंटू 30%, डीटी आ गया 18,000। लीजिए, डीटी आ गया 18,000। अब मुझे बताइए ये जो डीटी आया है वो एल होगा या फिर ए होगा? तो मुझे बड़ा ही सिंपल है भाई, मैं पिछले साल जाऊँगा क्योंकि ये एक्सपेंस जो है वो पिछले साल का है। पिछले साल मुझे बताइए, मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँगा, मैं तो अपने लॉजिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ले लूँगा। मान लीजिए पिछले साल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो था वो 1 लाख था, ठीक है? अकाउंट ने तो पूरे का पूरा 1 लाख अलाउ कर दिया होगा, आंसर इज़ यस, कर दिया होगा क्योंकि इस साल तो ज़ीरो दिख रहा है। ऑब्वियसली ज़ीरो दिखेगा क्योंकि अकाउंट का तो नियम है कि हम तो पूरा ही अलाउ कर देंगे। लेकिन टैक्स ने क्या किया, इनकम टैक्स ने ऐसा किया कि 60,000 अलाउ नहीं किए, 60,000 तो आज अलाउ कर रहा है। मतलब कि रिमेनिंग 40,000 जो है पिछले साल अलाउ किए होंगे। ठीक है? अब मुझे बताइए सर अकाउंट मतलब कि हम हैं, ठीक है? अकाउंट ने ज़्यादा एक्सपेंस अलाउ किया। ज़्यादा एक्सपेंस मतलब कि एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया मतलब कि सर प्रॉफ़िट कम होगा, प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। ज़्यादा एक्सपेंस दिखाओगे तो प्रॉफ़िट कम, और प्रॉफ़िट कम मतलब कि टैक्स भी कम, ठीक है? जबकि टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की, तो उसने क्या किया सर? टैक्स एक्सपेंस को कम कर दिया। 1 लाख एक्सपेंस था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा सर? गवर्नमेंट ने कहा 40,000 आज ले जाओ, 60,000 अगले साल ले जाना। मतलब कि टैक्स को यहाँ पे ज़्यादा दिखाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें 40,000 ही अलाउ किया गया। तो एज़ कम्पेयर टू अकाउंट हमें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं दिखा पाए। एक्सपेंस हम ज़्यादा नहीं दिखा पाए। तो एक्सपेंस हम ज़्यादा नहीं दिखा पाए, इसके कारण प्रॉफ़िट हमारा बढ़ गया। एक्सपेंस ज़्यादा नहीं दिखा पाए, इसके कारण प्रॉफ़िट हमारा ज़्यादा हो गया, ठीक है? प्रॉफ़िट हमारा ज़्यादा, प्रॉफ़िट ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा। तो पिछले साल प्रॉफ़िट ज़्यादा और टैक्स ज़्यादा पे किया था गवर्नमेंट को। मतलब कि ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो था पिछले साल, वो क्या था सर? डीटीए था। टैक्स ज़्यादा मतलब कि असेट डीटीए था। तो इस साल भी बिना कुछ सोचे समझे ये क्या है सर? डीटीए है। ये क्या है सर? ये डीटीए है। लीजिए काम खत्म हो गया। ये आपका 60,000 इंटू हम करेंगे 30% 18,000, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी है 80,000 डीटीए है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डीटीए है। काम खत्म। 2 क्वेश्चन सेम करवा दिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए 2 क्वेश्चन सेम करवा दिए। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली 5 नंबर में आता है, ठीक है? इतना सा कैलकुलेशन करना होता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है? आई होप ये पूरे का पूरा कांसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। ठीक है? अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। अब थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ेंगे आगे। ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आएँगे या फिर एक काम करिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे कहता है कि सर कोई ओमेगा करके लिमिटेड करके कंपनी है, अपने कुछ 3 साल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है कि इनके पास जो रेवेन्यू है, वो उनकी इनका इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रेवेन्यू कहता है कि भई डिफरेंट-डिफरेंट 3 साल के 11 लाख है, 16 और 21, 21 लाख। इसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है कि इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से, इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से वो यहाँ पे अमाउंट दे रहा है 7 लाख है, 18 और 23। कहता है कि इनकम टैक्स जो है वो 25% है। आपको अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स अमाउंट और लायबिलिटी बताना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कर लेंगे। मैं ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। भई इसने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब कि अकाउंट के हिसाब से अमाउंट दे दिया। अकाउंट का अमाउंट कितना है? 3 है। और इनकम टैक्स का अमाउंट दे दिया। बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे इसे अच्छे से अगर हम लिख लें शॉर्ट में, तो कहता है कि सर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दी और टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे दी। बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, आप जो है कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं इस चीज़ को। कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है इतना। देखिए, क्या कह रहा है? कहता है कि सर 3 साल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है? तो 3 यहाँ पे मैं रो कर लेता हूँ। 3 साल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बताइए कितने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? कहता है कि अकाउंट के सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन दे, तो ये कहता है 11 लाख है यहाँ पे, 11 लाख रुपीज़, 11 लाख, यहाँ पे 16 लाख है, यहाँ पे 21 लाख है, ठीक है? उसी तरीके से यही साल की इन्फॉर्मेशन टैक्सेशन के हिसाब से 7 लाख है, ठीक है? ये आपका 18 लाख है, ये आपका 23 लाख है।
कहता है डिफर्ड टैक्स असेट होगा या फिर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यही आपको सिंपली बताना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो है रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन है इस बार, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, हमें रेवेन्यू इस बार दिया है, तो रेवेन्यू के हिसाब से सोचना है और कुछ नहीं। डीटी का मतलब तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, डीटी निकालेंगे। डीटी का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंस। डीटी का मतलब डिफरेंस होता है, चाहे वो रेवेन्यू हो एक्सपेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जो है बॉक्स में रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू। डीटी निकालने की, डीटी का मतलब एक ही है भाई, डिफरेंस निकालो काम खत्म करो, डिफरेंस निकालो काम खत्म करो। तो यहाँ पे जगह मेरे पास कम है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। देखिए 11 लाख और यहाँ पे 7 लाख, डिफरेंस मतलब कि डीटी, ये डीटी आपका, ठीक है। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स यहाँ पे निकालेंगे डेफ डीटी के लिए, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे और इंटू टैक्स रेट मतलब कि डीटी, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 4 लाख, 4 लाख इंटू टैक्स रेट करिए, डीटी निकल के आ जाएगा। टैक्स रेट कितना है 35%, 4 लाख इंटू 35%, तो ये निकल के आएगा 1,40,000, ये आपका डीटी निकल के आ गया, ठीक है। डीटी निकल के आ जाएगा, काम खत्म। इसके बाद इसका डिफरेंस लीजिए, 16 लाख है और 18 लाख है, 16 लाख और माइनस 18 लाख, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। माइनस और प्लस की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लाख रुपीज़ इंटू 35% करिए 70,000, माइनस प्लस बाद में देखेंगे, माइनस प्लस बाद में देखेंगे। सबसे पहले 70,000 आ रहा है, आंसर इज 70,000 आ रहा है। इसके बाद सर इसका डिफरेंस लीजिए 21 लाख, और यहाँ पे कितना था 23 लाख, 23 लाख था हाँ। तो 21 लाख और 23 लाख मतलब कि 2 लाख, 2 लाख यहाँ पे आंसर आ रहा है। 2 लाख का 35% करिए 70,000, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब सर यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस की चीज़ें बताइए, प्लस और माइनस जैसा कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको लिखवाना चाहूँगा। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे मैं पेज में इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन शॉर्ट में मैं लिखवा देता हूँ फटाफट से आपको सिंपली कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होता है वो अमाउंट लिख लीजिए, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, लेकिन वापस से लिख लेता हूँ। टैक्स के हिसाब से कितना अमाउंट है और काम खत्म करेंगे। बताइए कितना अमाउंट है, कहता है ईयर, ईयर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, ईयर यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। 11 लाख रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है, 11 लाख रुपीज़। यहाँ पे 11, 16 और 21, 11 लाख, 16 लाख और यहाँ पे है 21 लाख, क्लियर। इसी तरीके से टैक्सेशन के हिसाब से कहता है ये 7 लाख है, इसके बाद 18 लाख है और इसके बाद ये 23 लाख है। ओके क्लियर, 23 लाख है। अब हमें क्या निकालना है सर, डीटी निकालना है। सबसे पहले डीटी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी सोल्व हो जाएगा। 35% टैक्स रेट है, 35% टैक्स रेट है, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। टैक्स रेट एट द रेट 35%, अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डीटी कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस और इंटू टैक्स रेट, ठीक है। डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंस इंटू 35% मतलब कि डीटी आ जाएगा, डीटी आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। डीटी आ जाएगा, काम खत्म। ओके अब देखिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। बताइए 11 लाख माइनस 7 लाख करिए, डिफरेंस कितना है मुझे इतना बताना है सिर्फ। डिफरेंस कितना है 4 लाख, 4 लाख डिफरेंस आ रहा है, इंटू 35% करिए, इंटू 35% करिए, ये आ रहा है 1,40,000, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 2 लाख, 2 लाख इंटू 35% करिए 70,000। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 लाख, 2 लाख इंटू 35% करिए 70,000, ठीक है। 2 लाख इंटू 35% 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डिफर्ड टैक्स असेट ये लिखेंगे आप, ठीक है। ये डिफर्ड टैक्स असेट है या फिर लाइबिलिटी ये लिखेंगे, बस काम खत्म। बताइए सबसे पहले मुझे ये कॉलम का बताइए, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा या फिर असेट, क्योंकि डेटी तो हमने निकाल लिया, अब ये असेट है या फिर लाइबिलिटी कैसे पता चलेगा। यूज करिए हमारा शॉर्टकट सर, टैक्सेशन में जाएंगे सबसे पहले, टैक्स में देखेंगे सर ये रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन है इस बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन, ये एक्सपेंस नहीं, ये रेवेन्यू है। मतलब कि सर टैक्सेशन के हिसाब से रेवेन्यू 70,000 है और अकाउंट के हिसाब से रेवेन्यू 11 लाख है। तो सोचिए कि हमें पिछले क्वेश्चन में घूम घूम के जाना पड़ा था, क्योंकि वो एक्सपेंस गिवन था, एक्सपेंस से हमें रेवेन्यू पे जाना पड़ता था, फिर हम देखते थे कि भाई रेवेन्यू पे टैक्स ज़्यादा पे किया होगा या फिर कम। यहाँ पे तो डायरेक्ट रेवेन्यू है, अकाउंट का 11 लाख रेवेन्यू आ रहा है और टैक्सेशन का 70 लाख। तो बताइए डायरेक्ट इस पे टैक्स लगेगा क्योंकि टैक्स रेवेन्यू पे लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रेवेन्यू आपको गिवन है 7 लाख है और यहाँ पे 11 लाख है। बताइए मुझे टैक्स किस में ज़्यादा बनेगा सर, टैक्स जो है वो अकाउंट में ज़्यादा बनेगा क्योंकि इसका रेवेन्यू ज़्यादा है और टैक्सेशन में कम बनेगा।
ठीक है? मतलब कि मुझे यहाँ पे बताइए गवर्नमेंट को टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से कम है या फिर ज़्यादा बना? सर गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स कम बना। गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स कम बना क्योंकि रेवेन्यू कम है तो टैक्स भी कम पे किया होगा। टैक्स कम पे करना मतलब कि क्या है सर? टैक्स कम पे करना मतलब कि ये डीटीएल है, ये डीटीएल है। ठीक है? वहीं पे अब यहाँ पे सेकंड पे आ जाइए। सर अकाउंट के हिसाब से रेवेन्यू 16 लाख बन रहा है और टैक्सेशन के हिसाब से 18 लाख। ठीक है? अब मुझे बताइए कि कौन-सा टैक्स ज़्यादा बन रहा होगा, किसमें? सर टैक्स तो टैक्सेशन में ज़्यादा बना होगा, मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे किया है, ज़्यादा पे किया है, टैक्स ज़्यादा पे करना मतलब कि क्या है सर? डीटीए, डीटीए है, डीटीए है, ठीक है? इसके बाद मुझे बताइए सर, मुझे बताइए यहाँ पे, सर टैक्सेशन के हिसाब से 23 लाख का रेवेन्यू बन रहा है, अकाउंट के हिसाब से 21 लाख का रेवेन्यू बन रहा है, टैक्स कौन ज़्यादा पे करेगा? ऑब्वियसली जिसका रेवेन्यू ज़्यादा है। जिसका रेवेन्यू ज़्यादा है, किसका रेवेन्यू ज़्यादा है? इसका टैक्सेशन का रेवेन्यू ज़्यादा है। टैक्सेशन का रेवेन्यू ज़्यादा है मतलब कि गवर्नमेंट को ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा टैक्स पे हुआ है। तो ये क्या है सर? ये डीटीए है, ये डीटीए है। क्या ये बात क्लियर है आपके पास में? क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हम नीचे लिख देंगे कि भाई डीटीएल का अमाउंट कितना है और डीटीए का अमाउंट कितना है। बस काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। डीटीएल और डीटीए का बता ही दीजिए। डीटीएल का अमाउंट 1,40,000 है। ठीक है? और डीटीए की बात करें तो 70,000 ये हो गया और प्लस 70,000 ये हो गया। तो ये अमाउंट आ गया 1,40,000। तो अल्टीमेटली अगर हम डिफरेंस देखें तो वो क्या आ जाता है सर? नील आ जाता है। डिफरेंस नील आ जाता है। ना ही कोई यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ना ही डिफर्ड टैक्स असेट है। क्यों? क्योंकि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है 1,40,000 है, उसके सामने डिफर्ड टैक्स असेट भी कितना है? 1,40,000। अल्टीमेटली जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 0 है। ठीक है? तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इनका भी सॉल्यूशन जो है वो नील आ रहा है। ठीक है? प्रेजेंटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया तो हमारे तरीके से कर सकते हैं या फिर ऐसे मॉड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है? ये आपका प्रेजेंटेशन। बस यहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म कहीं पे भी यूज़ नहीं करिएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, डीटी कैसे निकला तो प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाइए। ठीक है? बस इतनी चीज़ होती है, बाकी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बस हेडिंग वगैरह लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डीटीए, डीटीएल, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ये आप बड़े हो चुके हैं, ये आपको समझ में आता है। ठीक है? वैसे भी यहाँ पे मैं रिवीजन टाइप आपको समझा रहा हूँ। ओके, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप जो है ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। कहता है कि सर पीक्यूआर लिमिटेड करके कोई कंपनी है, कहता है कि इन्होंने लॉस कर दिया है। लॉस कर दिया 2 लाख रुपए का। ईयर कहते हैं 31 मार्च 2001 ले लेते हैं। कहता है ईयर एंडिंग 2002 के लिए इनके पास क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है? और 2003 के लिए प्रॉफिट हो गया 1,20,000 का। ठीक है? कहता है 2 और 3 में हमने प्रॉफिट किया है। ओके। एज़्यूम करिए कि लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। 8 साल तक हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट से। ठीक है? ये कैरी फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो टैक्सेशन में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं होता। टैक्सेशन में आप पढ़ के आते हो ऑलरेडी। ओके? कहता है टैक्स रेट 40% है। ओके। इसके बाद कहता है कि सर कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्स इनकम इन द फर्दर ईयर। तो बाद में तो हम अच्छे खासे हम इनकम कर रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहता है कि डिफरेंस यहाँ पे बिटवीन टैक्स इनकम और अकाउंटिंग इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है? ओके। और इसके बाद कहता है कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे लॉस और कहता है प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? और मतलब स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा था है तो हम सिंपली क्या हमारा फॉर्मेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया। सर क्या है फॉर्मेट? प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्वेश्चन में कहीं बात नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है? ये माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। टैक्स यहाँ पे बाइफरकेशन करके दिखाना, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। और जो भी आंसर आ गया वो आपका नेट अमाउंट आ गया। यही तो फॉर्मेट है। देख लीजिए इन लोगों ने भी वही बनाया होगा। प्रॉफिट। ठीक है? इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं होता तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे इग्नोर कर दिया। तो डेप्रिसिएशन चला गया तो बाकी क्या बचा? टैक्स। टैक्स माइनस करिए। टैक्स में ध्यान रहे सर, बाइफरकेशन करके दिखाना, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स, और जो भी अमाउंट आया काम खत्म कर देना, काम खत्म कर देना। देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, काम खत्म। बहुत ज़्यादा सिंपल। अब एक-एक साल की कैलकुलेशन कर लेना सर। फर्स्ट ईयर तो हमारा लॉस था 2 लाख रुपीज़ का, तो माइनस में दिख रहा है। सेकंड ईयर हमने प्रॉफिट किया 1 लाख रुपीज़ का और थर्ड ईयर हमने 1,20,000 का प्रॉफिट किया। ठीक है? अब कहता है कि भाई हम 8 साल तक इसे सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए 2 लाख में हमने सेटअप किया यहाँ पे। ठीक है? ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखाएँगे अपने तरीके से। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है? देखिए
ईयर वाइज, या फिर हम यहाँ पे प्रॉपर लिखें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस सेट ऑफ विथ नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है, तो लॉस इन द ईयर, आपके पास में लॉस कौन सा हुआ है, कौन से ईयर में लॉस हुआ है सर, हमारे पास में 31 मार्च 2001 की बात करें। ठीक है, कितने का है सर, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये माइनस दिखेगा। अब यहाँ पे कहता है कि सर सेटअप करेंगे हम इससे फर्दर ईयर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे सर। ठीक है, प्रॉफिट कितना है सर, ईयर में हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, ईयर मुझे बताइए ईयर कौन सा है सर, ईयर 31 मार्च 2002 है, जहाँ पे प्रॉफिट हमने किया है 1 लाख का। ठीक है, और उसके बाद 31 मार्च 2003 है, जहाँ पे हमने प्रॉफिट किया 1,20,000 का। अब यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ, ये 2 लाख रुपीज़ का सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कितना है 1 लाख, तो यहाँ पे पूरे का पूरा 1 लाख सेट ऑफ कर देंगे। यहाँ पे एक भी रुपये टैक्स नहीं पे करेंगे, ये इनकम टैक्स में पढ़ के आते हैं, यहाँ पे ये अकाउंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स में पढ़ के आते हैं ये सेट ऑफ। अभी भी हमारे पास में कितना बचा है सर, 1 लाख माइनस हो चुका है, 1 लाख ऑल भी लॉस पड़ा हुआ है, तो हम वो नेक्स्ट ईयर में करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 1 लाख माइनस कर देंगे, तो 2 लाख का सेट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग प्रॉफिट हम लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो जीरो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं बनेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बचा है क्या, आंसर इज 20,000, तो अब 20,000 पे टैक्स पे करना है, काम खत्म। 20,000 पे टैक्स पे करना है, काम खत्म। अब यहाँ पे आप जो है वो फॉर्मेट यूज़ करेंगे, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे माइनस टैक्स, टैक्स में यहाँ पे लिखेंगे करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉफिट कितना बचा है सर, 20,000, और यहाँ पे रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट, आप देख लीजिए यहाँ पे 20,000 ही बचा है। ठीक है, अब टैक्स रेट में बताइए टैक्स कितना है सर, टैक्स कहता है 40% है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर आप 20,000 यहाँ पे आपको गिवन है, शॉर्टकट क्या था सर, शॉर्टकट हमारा था कि प्रॉफिट और इनटू आप डायरेक्ट टैक्स रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टैक्स कितना अमाउंट है, तो टैक्स रेट कितना है 40%। और वैसे भी डीटी कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, टैक्स आपका इनकम टैक्स अमाउंट और अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डायरेक्टली आप 20,000 इंटू अगर हम करेंगे 20,000 इंटू 40% करेंगे, तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, करंट टैक्स, क्योंकि डीटी है ही नहीं। तो 20,000 इंटू 40% करेंगे तो ये 8,000 आ गया। ठीक है, करंट टैक्स हमारा क्या होगा सर, 8,000। ये हमने जो जनरल कैलकुलेशन करी वो, लेकिन प्रेजेंटेशन हमें इस तरीके से ही दिखानी पड़ेगी। इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि प्रेजेंटेशन हमें यही दिखानी पड़ेगी जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है। देखिए मैं आपको ये प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर दीजिए, प्रॉफिट माइनस करंट माइनस टैक्स, और उसमें करंट होता है, एक डेफर्ड होता है। डेफर्ड में तो कोई अमाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियरली लिख रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियरली लिख रखा है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स तो आएगा नहीं, करंट टैक्स आएगा। ठीक है, जो भी पूरे का पूरा अमाउंट है करंट टैक्स में ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा यहाँ पे लॉस था, माइनस में दिख रहा है, उसके बाद प्लस में दिखेगा 1 लाख और 1,20,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो गिवन था हमने लिख दिया। ओके, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले 2 लाख रुपीज़ को सेटअप करेंगे, यहाँ पे तो कोई टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, आंसर इज नो, टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे सबसे पहले ईयर 1 की बात करें, क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आंसर इज नहीं, टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन इनकम टैक्स में और एफएम के अंदर, खास करके एफएम के अंदर आप पढ़ते हैं, एक होता है कि जब हमें लॉस होता है ना, तो लॉस की वजह से हमारी टैक्स सेविंग हो जाती है, हमें टैक्स उतना पे नहीं करना पड़ता। ये आपका एफएम का पार्ट है। ठीक है, इवन इनकम टैक्स में भी पढ़ाया जाता है कि जब हमें लॉस होता है तो उस पर जितना टैक्स बनता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, 2 लाख इंटू 40% करिए, 2 लाख इंटू 40% करिए, हमें 80,000 का लॉस हुआ है, सॉरी 80,000 का टैक्स सेविंग हो गया। 2 लाख का लॉस हुआ, इसकी वजह से इस पे हम 40% करेंगे, तो 80,000 को हम क्या कहते हैं सर, टैक्स सेविंग कहते हैं, इसे हम टैक्स सेविंग कहते हैं। टैक्स सेविंग का होता क्या है कि आज टैक्स सेविंग हुई है तो इसका हम फ़ायदा उठाते हैं फर्दर ईयर में, इसका फ़ायदा फर्दर ईयर्स में हम उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 80,000 का हमें फ़ायदा हुआ है, तो हम उसे फर्दर ईयर में बांट देंगे। जैसे कि 2 साल है तो 40,000 इस तरीके से बांटेंगे, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 40,000, 2 सालों में बांट देंगे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे। और 8,000 जो है वो हम कैसे निकाल के आए, आपको पता ही है, कैलकुलेशन हमने यहाँ पे बताई कि सर कि 8,000 कैलकुलेशन कैसे आती है। सर हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया, 20,000 यहाँ पे निकल के आया, 20,000 इंटू 40%, 8,000 आपका टैक्स बनता है।
ठीक है? टैक्स हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टैक्स हम माइनस करेंगे और 40,000 माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ़ेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे बेसिकली आप समझिए कि ये तो रटने वाली बात है, ये फॉर्मेट तो आपको रट लेना है बस। ठीक है? ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऐसा है कि जो आपको रट लेना है, काम खत्म करना है। ठीक है? आएगा तो ऐसा ही सेम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है? अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ठीक है? इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और करवाना है और उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, आपका पूरे का पूरा चैप्टर खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, एज 22 के हिसाब से आपको सोल्व करना है। एज 22 के हिसाब से सोल्व करना है। कहता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग मतलब कि हम हमारे हिसाब से कुछ 6 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहा है। कहता है कि बुक प्रॉफिट एज पर मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ऐसा कुछ होता है, छोड़िए मैट का हमें कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। कहता है बुक प्रॉफिट एज पर मैट 3,50,000, ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट ही है। ठीक है? और इनकम टैक्स यहाँ पे इस बार 3 चीज़ें गिवन है। नॉर्मली हमें 2 चीज़ें गिवन होती है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बढ़ गया, वो है मैट। मैट को भी गवर्नमेंट ही मानेंगे आप, गवर्नमेंट ही मानेंगे। ठीक है? चलिए 60,000 ही है। और कहता है टैक्स रेट जो है वो 20% है और मैट का जो रेट है वो 7.5% है, 50% है। और यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है? आपको क्या बताया गया है सर, अमाउंट ऑफ, आपको क्या बताया, कैलकुलेट करना है डिफर टैक्स असेट और लाइबिलिटी, और अमाउंट भी बताना है कि डेबिट और क्रेडिट कितना होगा पीएनएल में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डीटी है या फिर डीटीएल है वो निकालते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। मैंने क्या कहा सर, डीटी जब निकालना है, डीटीए निकालना है या फिर डीटीएल, उससे पहले आपको डीटी निकालना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो असेट है या फिर लाइबिलिटी। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जब आपको गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट गिवन हो, गवर्नमेंट का मतलब कि इनकम टैक्स भी हमें इसे गवर्नमेंट ही मानना है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, ये भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है। ठीक है? और ये क्या है, ये हम है। ओके? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया कि सर करंट टैक्स होता है, टैक्स 2 तरीके के होते हैं, टैक्स इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। ठीक है? ये पढ़ा है मैंने। करंट टैक्स का मतलब मैंने कहा था एज पर इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट। यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स का मतलब होता है ये दोनों चीज़ों का टैक्स रेट, दोनों का आप टैक्स अमाउंट निकालेंगे, ये करंट टैक्स होगा। ठीक है? इस बार 2 दिए हैं इसलिए दोनों का टोटल कर देना, जो टैक्स अमाउंट निकलेगा और वो हमारा अमाउंट है। ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई। अब मुझे यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे टैक्स रेट अमाउंट निकाल लीजिए। सबसे पहले 6 लाख रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए कुछ रेट आपको नहीं गिवन है, कुछ यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए रेट नहीं है, तो जो भी हमारे पास में 20% टैक्स रेट है वो अप्लाई हो जाएगा। 6 लाख इंटू 20% करिए, 6 लाख इंटू 20%, एक मिनट, हाँ, 6 लाख इंटू 20%, तो यहाँ पे 1,20,000 आ रहा है। ये आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है, टैक्स अमाउंट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है? टैक्स अमाउंट। अब इसके बाद मैट, मैट के लिए स्पेसिफिकली रेट गिवन है तो वो अप्लाई करेंगे। 3,50,000 इंटू स्पेसिफिकली रेट है 7.5%, 7.5% करिए। 3,50,000 इंटू 7.5%, 26,250। ठीक है? और यहाँ पे ये आपका कितना है, 60,000। इनकम टैक्स है, नॉर्मल अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट पे नॉर्मल टैक्स लगता है 20%। ठीक है? वेट जो आपका मेट दिया है, एमएटी, उसके लिए स्पेसिफिक रेट है, बाकी के लिए जो जनरल रेट अप्लाई होता है 60,000 इंटू 20%, 12,000। ठीक है? ये आपके पास। अब देखिए, क्या निकालना है सर, क्या पूछा है, डिफर्ड टैक्स असेट है या फिर लाइबिलिटी। असेट है लाइबिलिटी की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो डीटी निकालना पड़ता है। सर डीटी का मतलब क्या है, सर डीटी का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे सर, डिफरेंस तो ऑलवेज ध्यान रहे, अकाउंटिंग प्रॉफिट और आपके पास में जो प्रॉफिट इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों का डिफरेंस लेना होता है। यहाँ पे हमने टैक्स ले रखा है, टैक्स का डिफरेंस निकालिए। तो बताइए, 1,20,000 है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ओके, 1,20,000 है, और माइनस करेंगे क्या सर, माइनस करेंगे 12,000 आपका इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है? ये अकाउंट के हिसाब से और ये इनकम टैक्स के हिसाब से। बताइए डिफरेंस कितना है, 1,20,000 माइनस 12,000, तो ये आ रहा है आपका 1,08,000। 1,08,000 डी टी आ रहा है। अब ये डी टी ए है या फिर डी टी एल है, कैसे पता चलेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सर, जिसमें टैक्स कम बन रहा है। ठीक है? वो हमें यहाँ पे देखना होता है। अब वे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे सर, गवर्नमेंट मतलब कि ये वाला अमाउंट 12,000, और किसकी कंपैरिजन करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट को हम 12,000 पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम 12,000 पे कर रहे हैं, जबकि अकाउंट के हिसाब से पे कितना करना था, कितना करना था, 1,20,000। मतलब कि गवर्नमेंट को हम कम पे कर रहे हैं टैक्स, और गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करना मतलब कि क्या है सर, लाइबिलिटी। तो ये क्या है सर, ये डी टी एल है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, क्लियर, डी टी एल है ये। ओके,
ये चीज़ तो क्लियर। इसने कहा था सर अमाउंट कितना बनेगा वो भी बताइएगा। तो अमाउंट तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए डीटीएल और ये जो मैट होता है ना, वो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन अगर आएगा तो यही सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है? मैट के हिसाब मैट का भी मैंने कहा सर एक गवर्नमेंट टैक्स रेट ही मानना है आपको। मतलब कि करंट टैक्स जो आप लिखते हैं, करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? सर करंट टैक्स का मतलब होता है एज़ पर इनकम टैक्स जो भी अमाउंट मिलता है। ठीक है? एज़ पर इनकम टैक्स जो अमाउंट बनता है और उसमें अगर डिफर्ड टैक्स ऐड कर दो, सॉरी, ठीक है? ये डिफर्ड टैक्स आपके पास में बनता है। ये आपके पास में जो बनेगा ये टोटल टैक्स बनेगा। इसे हम कहते हैं क्या सर? टोटल टैक्स, राइट? तो टोटल टैक्स का अमाउंट क्या होता है सर? करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स मुझे कितना आ रहा है मुझे बताइए? करंट टैक्स आपके पास में कितना आ रहा है ये मुझे बताइए? करंट टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट का टैक्स, ठीक है? करंट टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट का टैक्स। गवर्नमेंट का कितना टैक्स है ये बताइए? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट का टैक्स सबसे पहले मैं ये मैट का मैं अभी मिटा देता हूँ, मैट के लिए कैलकुलेशन अभी दिखाऊँगा। सबसे पहले तो हम इतने में ही देख लेते हैं। सर प्रॉफिट पर इनकम टैक्स ये जो हमारा होता है, यो हम कहते हैं कि सर ये गवर्नमेंट का टैक्स है। गवर्नमेंट का मतलब कि प्योर टैक्स, ठीक है? करंट टैक्स, करंट टैक्स मुझे बताइए कितना है सर? करंट टैक्स जो है वो प्योर आपका 12,000 है। 12,000 मैंने लिख दिया। ये चीज़ क्लियर है सर? ये चीज़ क्लियर है? 12,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे 12,000 मैंने लिख दिया करंट टैक्स। ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? ओके, करंट टैक्स। दूसरा देखिए डेफर्ड टैक्स यहाँ पे हम ऐड करते हैं। डेफर्ड टैक्स तो हमने निकाला 1,08,000 है। 1,08,000 है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें मैट का क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है? मतलब कि एक और यहाँ पे एक्सपेंस एक और यहाँ पे रेट के हिसाब से दिया जाए, तो ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे बॉक्स क्यों बनाया है ये 2 चीज़ों का। बॉक्स इसलिए बनाया है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जब भी पूछा जाए कि सर पीएनएल के डेबिट में कितना अमाउंट जाएगा, तो पीएनएल के डेबिट में ये अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा। ये अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस मैट पे हमने जितना भी एक्सेस अमाउंट पे किया, मैट पे हमने जितना भी एक्सेस अमाउंट पे किया एज कंपेयर टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, एज कंपेयर टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जितना भी ज़्यादा पे किया वो भी इसमें ऐड होगा। मतलब कि सर मैट के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है सर? 26,250। इनकम टैक्स से कितना ज़्यादा पे किया सर? 12,000 इनकम टैक्स के हिसाब से बन रहा है। एक्सेस कितना पे किया? तो 26,250 माइनस 12,000, तो ये आपका बन रहा है 14,240। ये एक्सेस पे किया, ये भी आपका पीएनएल में डेबिट में जाएगा। तो टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? ये आपका पूरे का पूरा पीएनएल के डेबिट में जाएगा। 1,08,000 प्लस 12,000 प्लस 14,250, तो ये आपका बनेगा 1,34,250। क्लियर? जब भी मैट का क्वेश्चन दिया जाए, आपको सिंपली ये देखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के अमाउंट से कितना ज़्यादा अमाउंट पे हुआ है, वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस भी डेबिट में जाएगा, मतलब कि वो भी ऐड कर देना इस चीज़ के अंदर। ठीक है? क्या ये आंसर आ रहा है इसमें? हाँ जी, 1,34,250 इसका आंसर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास में ये इलस्ट्रेशन खत्म। ठीक है? इलस्ट्रेशन खत्म। अब मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, वो जो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, वो एक क्वेश्चन करवाते ही काम खत्म। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मैंने मैथ वाला एक क्वेश्चन और डाला है। इसे अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा सब सारी चीज़ें। ठीक है? इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। चलिए साइड में करवा ही देता हूँ ताकि आपके पास में डाउट ही ना रहे। ठीक है? ये क्वेश्चन साइड में थोड़ा-सा करवा देता है ताकि काम खत्म हो जाए। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है? इसके बाद आपके पास में मैट के हिसाब से दे रखा है और आपका इनकम टैक्स जो मेन होता है इनकम टैक्स, ठीक है? ये आपको दे रखा है। टैक्स रेट आपको दे रखा है 20% और ये 7.5% है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है? जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। बताइए अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स रेट कितना बन रहा है? सर अकाउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ी-सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म करेंगे। अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स रेट कितना बन रहा है? सर 15 लाख है, 20%, 15 लाख इंटू 20% कर दीजिए। 15 लाख इंटू 20% 3 लाख। ठीक है? तो अकाउंटिंग के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ बन रहा है। बताइए इनकम टैक्स के हिसाब से, आईटी के हिसाब से टैक्स रेट कितना बन रहा है? आईटी के हिसाब से, आईटी कहाँ है? ये रहा। आईटी के हिसाब से 2,50,000 टैक्स रेट कितना है? इंटू 20%, इंटू 20%, तो यहाँ पे 50,000। ठीक है? 50,000 अमाउंट बन रहा है। और मैट का अलग से लेना, मैट के लिए आपके पास में कितना अमाउंट है? 7,50,000, उसके लिए टैक्स रेट अलग होता है 7.5%। तो 7,50,000 इंटू 7.5% मतलब कि 56,250। ठीक है? क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है कि कितना अमाउंट डेबिट होगा पीएनएल के अंदर, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है? उससे पहले एक और चीज़ बता देना कि भाई डीटीए होगा, डीटीएल होगा, वो भी दिखा देना। डीटीए तो हम अभी दिखा देते हैं भाई, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। डीटी
हम निकालेंगे। सर डीटी कैसे निकलता है? डिफरेंस लेना होता है अकाउंट और इनकम टैक्स का। डिफरेंस लीजिए कितना है, 3 लाख माइनस 50,000, तो कितना है सर 2,50,000। इसमें हम टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। ये टैक्स रेट कितना है, 20%। सॉरी, ये तो ऑलरेडी टैक्स रेट हमने निकाल रखा है ना। तो डिफरेंस ही लेना होता है, डिफरेंस ले लीजिए। टैक्स रेट तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं भाई, टैक्स रेट में ही अमाउंट है, तो डिफरेंस ले लीजिए 3 लाख माइनस 50,000। ठीक है, तो 2,50,000 आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये डी टी ए होगा या फिर एल होगा? तो बड़ी सिंपल है सर, इनकम टैक्स कम है। कम है मतलब कि हमने गवर्नमेंट को कम टैक्स पे किया है। टैक्स कम पे करना मतलब कि ये लाइबिलिटी है, मतलब कि ये क्या है सर, डी टी एल है। ठीक है, लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। राइट, क्लियर, ओके, क्लियर 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 सर। अब डेबिट में कितना अमाउंट डाला जाएगा? तो सर डेबिट में जो है हम करंट टैक्स का जो अमाउंट होता है वो तो डालेंगे ही डालेंगे, प्लस डिफरेंस डालेंगे ये दो चीज़ का, प्लस डिफरेंस डालेंगे ये दो चीज़ों का। ठीक है, डिफरेंस में भी क्या है सर, डिफरेंस में भी मैट कितना ज़्यादा है वो हम ऐड करते हैं। मैट जितना ज़्यादा अमाउंट है, मैट का अमाउंट जितना ज़्यादा है इनकम टैक्स से, वो हम ऐड करते हैं। सबसे पहले करंट टैक्स मुझे बताइए, करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे करंट टैक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर? करंट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स के हिसाब से जो अमाउंट है। ठीक है, 50,000। और इसमें हम यहाँ पे डी टी, डेफर टैक्स हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया डेफर टैक्स हम ऐड कर देंगे, तो ये दो चीज़ हमारी मेन बन जाती है। इसमें हम क्या चीज़ एक ऐड कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं मैट का एक्सेस अमाउंट। मैट का एक्सेस अमाउंट कितना है, यहाँ पे 50,000 माइनस करेंगे तो मैट का एक्सेस अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैट का एक्सेस अमाउंट कितना है, 56,250 और माइनस 50,000। तो यहाँ पे मैट का एक्सेस अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए 6,250। तो इसका टोटल निकालिए ज़रा, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 6,250। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाएगा 3,06,250। ये आपका आंसर। टोटल ये अमाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा। लीजिए काम खत्म। ये क्या आंसर मैच हो रहा है, देख लीजिए, ये आपका आंसर। क्लियर, काम खत्म। ये क्वेश्चन मैंने जल्दी से आपको करवा दिया। जो मेन क्वेश्चन करवाना था मुझे, ये 2 क्वेश्चन अभी करवाने हैं, 2 क्वेश्चन करवाने हैं। आइए जल्दी से मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ठीक है, जहाँ पे रिवर्सल वर्ड आपका दिखाई देगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। कहता है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आपको दे रखा है पीएनक्यू लिमिटेड कंपनी का। ठीक है, पीएनक्यू लिमिटेड कंपनी का। कहता है आपके पास में टैक्स रेट जो है वो 30% है। और कहता है आइटम डिस अलो इन 1920, मतलब कि 1920 को हम प्रीवियस ईयर मान के चलते हैं। प्रीवियस ईयर में डिस अलो थी, लेकिन इस साल अलो कर दी गई है 2021 में। ठीक है, मतलब कि ये अमाउंट प्रीवियस ईयर से लिंक करता है, और जब भी प्रीवियस ईयर से लिंक करता है तो इसमें रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर इम्पैक्ट पूछा है तो क्वेश्चन में, इम्पैक्ट नहीं पूछा है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर इलस्ट्रेशन 1 किया था वैसे ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे चिपके से लिख लेता हूँ कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। अगर इम्पैक्ट पूछा होगा तो रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, एग्जाम पेपर में भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट पूछा है तो ये रिवर्सल का कॉन्सेप्ट हमें याद रहे, ये हमने छुपके से पेंसिल से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको दे रखा है। कहता है इन द बुक्स और अक्रूवल बेसिस, बट एक्चुअल पेमेंट वाज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न, अलो फॉर द टैक्स पर्पस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि भाई अकाउंट में भी दिखा रखा है और टैक्स पर्पस के हिसाब से भी अलो कर दिया गया है, मतलब कि दोनों में अमाउंट सेम दिख रहा है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। 20 लाख रुपए है ना, 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ अकाउंट भी अलो कर रहा है, एज ए एक्सपेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम टैक्स भी अलो कर रहा है। इसने कहा है कि भाई अलो कर रहा है इनकम टैक्स और अकाउंट दोनों। तो मुझे बताइए कि अकाउंट में भी हम 20 लाख रुपए एक्सपेंस दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स में भी 20 लाख रुपए एक्सपेंस दिखा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे डिफर्ड टैक्स अमाउंट पूछा जाए तो क्या निकलेगा? आंसर इज नो, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि दोनों का अमाउंट तो सेम है। और डीटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह दूँ कि सर इसका तो यहाँ पे नील इफेक्ट होगा। यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या रहेगा सर, नील। क्यों नील? क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है, तो डिफरेंस ही नहीं निकलेगा। नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ही जीरो है, नो डिफरेंस। राइट, अच्छा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आइए। डोनेशन दिया है, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट ब्रैकेट में लिख रखा है कि सर इनकम टैक्स के हिसाब से ये अलो नहीं है, इनकम टैक्स के अलो नहीं करता है। तो अकाउंट अलो करता है लेकिन इनकम टैक्स अलो नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहला तो यहाँ पे देख लीजिए इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सर यहाँ पे पूछा है इसने, यू आर रिक्वायर्ड टू शो इम्पैक्ट 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 इम्पैक्ट। चलिए इस बार इम्पैक्ट पूछ लिया, इम्पैक्ट पूछ लेते हैं तभी हम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे तुरंत। ठीक है, जल्दी से बताइए। इसने कहा इम्पैक्ट बताइए डिफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी के हिसाब से, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट की कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे ये है। ठीक है, कि पिछले साल डिसअलो था, इस साल अलो हो गया। पिछले साल डिसअलो था, इस साल इसे अलो कर दिया गया है। ये अमाउंट हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए
सीधी सी बात है 20 लाख रुपीज़ जो है वो डिफरेंस होगा क्योंकि अकाउंट के हिसाब से ये ज़ीरो होगा। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। कौन-सा पॉइंट है ये? आईसीए मॉड्यूल का ये हमारा अभी-अभी मैंने करवाया था सर। इलस्ट्रेशन 1 का ये 2 है, 3 और ये 4 का है। ये इलस्ट्रेशन 1 का पॉइंट अनअमोर्टाइज़ में मैंने कहा था सर, क्या कहा था सर? कि करंट ईयर में अकाउंट के हिसाब से तो ये ज़ीरो रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूरा ही अकाउंट में अलाउ हो गया होगा, सेम अमाउंट है ये। ये भी अनअमोर्टाइज़ अमाउंट ही है, ठीक है? कि प्रीवियस ईयर में अकाउंट के हिसाब से ज़ीरो होगा। तो देखिए, इस साल यहाँ पे इनकम टैक्स में आपको 20 लाख रुपए अलाउ किए गए, अकाउंट में ज़ीरो है। मुझे बताइए डीटी कितना होगा? डीटी आपका 20 होगा, ठीक है? 20 लाख इंटू टैक्स रेट 30%, 20 लाख इंटू टैक्स रेट 30% करिए। 20 लाख इंटू 30% डीटी कितना निकल के आएगा? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए डीटी निकल के आ गया, ये डीटी, ठीक है? अब ये डीटीए है या फिर डीटीएल है वो हमें ढूँढना है। तो बड़ा ही सिंपल है देखिए, ये प्रीवियस ईयर से लिंक करता है तो हमें प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में बड़ा ही सिंपल है। देखिए प्रीवियस ईयर में अकाउंट ने तो फुल अलो कर दिया था, लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ अलो नहीं किया था। तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि सर प्रीवियस ईयर में अकाउंट ने ज़्यादा एक्सपेंस दिखाया था, टैक्सेशन ने कम दिखाया था। टैक्सेशन में अलो नहीं करा गया था, ठीक है? तो ज़्यादा एक्सपेंस दिखाया था अकाउंट ने, इनकम टैक्स ने कम एक्सपेंस दिखाया था। इनकम टैक्स ने कम एक्सपेंस दिखाया तो इसका मतलब प्रॉफ़िट ज़्यादा बना होगा, प्रॉफ़िट ज़्यादा मतलब कि टैक्स ज़्यादा बन गया होगा। टैक्स ज़्यादा पे किया है इसका मतलब ये डीटीए है, डिफर्ड टैक्स असेट। तो इस बार भी ये क्या होगा सर? डीटीए ही होगा। तो देखिए डीटीए, पिछले साल डीटीए था तो इस साल डीटीए। लेकिन ये कौन-सा होगा सर? प्रीवियस ईयर से लिंक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिवर्सल ऑफ डीटीए है, रिवर्सल ऑफ डीटीए, ठीक है? ये रिवर्सल वर्ड यूज़ करेगा, ठीक है? रिवर्सल वर्ड यूज़ करिएगा। इसके बाद ये तो मैं बता चुका हूँ सर नील इफ़ेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट है, तो इससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाइएंगे आप आईसीए मॉड्यूल में। देखिए, एक वर्ड होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है और एक वर्ड का होता है परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझिए। देखिए, परमानेंट डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो इनकम टैक्स अलोन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स अलोन नहीं करता, ऐसा एग्ज़ाम्पल अभी-अभी ये हमने क्वेश्चन में ही देखा कि ऐसा कोई डोनेशन है जो इनकम टैक्स अलोन नहीं करता, ठीक है? जो इनकम टैक्स अलोन नहीं करता है, उसे हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस और उसके अलावा कोई भी चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का एग्ज़ाम्पल दूँ तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इनकम टैक्स अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करके देगा, अकाउंट अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देगा, ठीक है? इसका डिफरेंस जो निकलता है, उसे हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन परमानेंट डिफरेंस का मतलब होता है कि इनकम टैक्स कोई एक्सपेंस को अलाउ ही नहीं करता, अकाउंटिंग अलाउ करता है, ठीक है? लेकिन इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता, उसे हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। अब ऑलवेज़ ध्यान रखिए जहाँ पे परमानेंट डिफरेंस होता है उसका इम्पैक्ट नहीं होता, नो इम्पैक्ट, नो, ठीक है? इसका कोई यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही नहीं होता। अगर क्वेश्चन में परमानेंट डिफरेंस से रिलेटेड कोई चीज़ गिवन होती है, तो उसका कैलकुलेशन नहीं होता, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना होता है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? नॉट एप्लीकेबल हमें यहाँ पे लिखना होता है बस। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे परमानेंट डिफरेंस लिखना है। परमानेंट डिफरेंस क्यों है सर? इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता ऐसा कोई भी एक्सपेंस हो, तो वहाँ पे परमानेंट डिफरेंस आ जाता है और परमानेंट डिफरेंस मीन्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? नॉट एप्लीकेबल, काम खत्म। इतना सिंपल सा ये पॉइंट था।